अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मुझे पता है कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग नॉर्मल हैं, कुछ लोग खुश हैं। ये सारी फीलिंग्स तो ज़िंदगी के साथ तब्दील होती रहती हैं। कभी आप छोटी से छोटी खुशी को बड़ी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कभी आपको बड़ी खुशी भी कोई खुशी नहीं देती। कोई बड़ी तरक्की, कोई बड़ी कामयाबी भी कोई खुशी नहीं देती, क्योंकि आप दिल से डिप्रेस होते हैं। कभी इंसान अपने हालात को देख के डिप्रेस होता है, कभी इंसान दूसरों के हालात को देख के डिप्रेस होता है। और जो दूसरों के हालात को देख के डिप्रेस होता है ना, उसका दिल बड़ा काइंड होता है, बड़ा उसके अंदर बड़ी शुक्रगुजारी है। हम बचपन से ज़री छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लेकर अपने आप को कोसते रहें, हमारे पास ये क्यों नहीं है। कभी हम अपने अम्मी अब्बू से कहते रहें, शिकायतें करते रहें, हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, हमें भी ऐसा घर चाहिए। फिर बड़े होके भी हम शुक्रगुजारी का एलिमेंट जो अगर हमारे अंदर कम है, तो हम बड़े होके ये करते रहे हैं कि हमारे नंबर इतने क्यों नहीं आए, हम इतने अच्छे कॉलेज में क्यों नहीं गए, मेरी शादी इतने अच्छे घर में क्यों नहीं हुई, मेरा मियाँ ऐसा क्यों नहीं है, मेरी बहन का मियाँ तो ऐसा है, मेरा मियाँ ऐसा क्यों नहीं है। ये करते करते हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि हम जिन हालात में जी रहे हैं, हमसे भी बुरे हालात में जीने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और शायद उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से गुजार रहे हैं। जब मैंने मॉर्निंग शो किया और इतने सालों से जब मैं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर एक एलिमेंट जो शायद पहले नहीं था या पहले होगा मगर इतना ज़्यादा नहीं था, वो पैदा होना शुरू हो गया। और वो था शुक्रगुजारी का एलिमेंट। क्योंकि जब मैं इस शो के ज़रिए ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ से, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाती। जब मैंने उनकी ज़िंदगियाँ देखी तो मुझे एहसास हुआ कि या अल्लाह, हम कितने नाशुक्रे हैं। हम तो शुक्र ही नहीं करते तेरा। तूने हमें कितने सारे लोगों से बेहतर बनाया है, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हमसे भी बदतर है। तो ज़िंदगी ने एक बहुत अच्छा टर्न लिया, और मैं शुक्रगुजारी कि इस एलिमेंट की वजह से अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगी। चाहे मेरे पास वो है जो शायद किसी और के पास नहीं, चाहे मेरे पास वो नहीं है, मगर फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा इसीलिए करती हूँ कि मैंने अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी इस मॉर्निंग शो की जो मैंने अपनी एजुकेशन की लाइफ में नहीं देखी, जो मैंने कहीं जॉब्स की अगर वहाँ पे भी नहीं देखी, जो मैंने इस लाइफ में देखी, तो फिर मेरा जो है ना सोचने समझने का नज़रिया ही तब्दील हो गया, और तब्दील होता गया। अब आप देखिए, माँ बाप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी खातिर अपना पेट काट के, कहते हैं ना, पेट काट के मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, पढ़ाते लिखाते हैं। उनके लिए कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करके रखते हैं, कमेटी डाल लेते हैं, छोटा मोटा प्लॉट ले लेते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे या हमारे बच्चों की शादी होगी तो उनकी ये काम आएगी। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इसीलिए चलती हैं आपकी औलाद की वजह से जनाब, आपकी फैमिली की वजह से चल रही होती हैं। और आप अपने बच्चों को कहते हैं ना कि किसी को कहा जाता है तुम तो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हो, या तुम तो चांदी का चमचा। वो इसलिए ये मिसाल दी जाती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतने नाज़ों से पाला है कि आपको पता नहीं कि मेहनत मुशक्क़त होती क्या है। लेकिन मैं इस चीज़ से डिनाई करती हूँ, अगर आप सोने का चमचा लेकर भी पैदा हुए हैं और आपने अपने माँ बाप को मेहनत मुशक्क़त करते देखा है आपकी खातिर, तो वो कहीं आपके दिल में दबी हुई होगी वो चीज़, वो फीलिंग्स, वो मेहनत शायद आपने सारी ज़िंदगी नहीं की, लेकिन जब आपके सर पे पड़ेगी तो वो जो माँ बाप ने जिस तरह आपको पाला है मेहनत मुशक्क़त मजदूरी करके, वो आप भी इसी तरह अपने बच्चों के लिए करेंगे, या बुरा वक्त आएगा तो अपने माँ बाप के लिए भी करेंगे। ये है ज़िंदगी की डेफिनेशन, सबके लिए अलग होती है। आज का शो एक ऐसा शो है, वो बहुत सारे लोग अभी जो कैमरे के उस पार बैठे हैं और हमेशा अपने ऊपर हाई अल्लाह करते रहते हैं, हमेशा ना शुक्रापन करते हैं। हमारी तो ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई, कोरोना ने बर्बाद कर दिया, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हर वक्त अल्लाह ताला से बस शिकवे, सिजदे में जाते हैं तो शिकवे करने, कभी भी सिजदे में जाके शुक्रगुजारी नहीं करते। ये ख़ास तौर पे शो उनको दिखाने के लिए है कि देखिए कैसे लोग ज़िंदगियों में खड़े होते हैं, टूट जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और अपना एक मुकाम बनाते हैं।
और ज़िंदगी है यही भाई, ज़िंदगी इसी का नाम है, यूं ही ग्राफ है इस ज़िंदगी का। कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी गिरना है, कभी उठना है, कभी रोना है, कभी हंसना है। तो जनाब, आज का एक मोटिवेशनल खूबसूरत शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे शायद आपके दिल में शुक्रगुजारी का एलिमेंट अगर दब गया है या बादल जो आ गए हैं उसके ऊपर वो छट जाएंगे और वो उभर आएगी एलिमेंट जिसे हम शुक्रगुजारी कहते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अगर हम नौकरी पे भी हैं, तनख्वाह कम है, नौकरी पे तो हैं, अगर कारोबार है, कारोबार में कमाई कम है, लेकिन कारोबार तो है। बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो रास्ते तलाश करते हैं। आज हमारे पास कौन सी स्टोरीज हैं, उन्होंने किस किस तरह अपनी ज़िंदगी के रास्ते तलाश किए और अपने लिए मंजिल पाने का एक रास्ता ढूंढा, आइए उनसे सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, मेहनत करने में, मुशक्क़त करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जो आप मेहनत से रोज़ी कमाते हैं उसकी बरकत ही अलग होती है। एक ऐसी मैं तो सेलिब्रिटी कहूँगी मेरे सामने यहाँ सोफे पे बैठी हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक पैकेज के थ्रू कुछ बताना चाहती हूँ, फिर डिटेल में हम उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं साइमा का पैकेज। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुशी छुपी हो, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी मजबूरियां आपको मसनूई हंसी भी बांटने पर मजबूर कर देती हैं। इस बात की जीती जागती मिसाल लाहौर की साइमा है, जो अपनी वालिदा के इलाज की गर्ज से रोजाना सड़कों पर जोकर का लिबास पहनकर निकलती हैं और मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करके अपना और अपनी वालिदा का पेट पाल रही हैं। मुझे फेमस नहीं होना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस मुझे इज्जत दी जाए। मैं 2 वक्त की रोटी और अपनी वालिदा की मेडिसिन कमा के जो है घर जा सकूं। साइमा सरवर हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं इस वक्त। साइमा सरवर को आपने इस तरह देखा है, लेकिन आज साइमा अपना मास्क उतार के हमसे गुफ्तगू करेंगी और हमें बताएंगी कि यहाँ तक का सफ़र कैसे, यहाँ कैसे पहुँची, कैसे आइडिया आया कि मैं ये बनूँ। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू सबसे पहले, बिकॉज कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी पूरी फैमिली बल्कि आपका शो देखती है, मिस नहीं करते हम। और इस प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया कि जिसने सड़क से उठा के मुझे आज यहाँ पे बिठा दिया। नहीं, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप चाहें तो अपना मास्क उतार सकती हैं, हम इस तरह बात कर सकते हैं मास्क के बगैर। तो साइमा, कितने अरसे से ये जो कहते हैं ना जोकर का मास्क लगा के, जी, और साइमा कितने अरसे से ये काम कर रही हैं और ये ही क्यों सोचा कि मैं यही काम करूं? जी बिल्कुल, मैं 4 माह 13 दिन से ये काम कर रही थी और मैं कभी एक्सपोज नहीं हुई। अच्छा। तो इसी तरह से मैं ऑन द वे ना एक जगह पे बैठ जाती हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं जगह ढूंढती थी कुछ पॉइंट ऐसा मिल जाए जहाँ पे मैं सीक्रेटली पानी पी लूँ या मैं सांस ले सकूँ। अच्छा, किसी को पता होता था कि ये जो मास्क है इसके पीछे औरत है या मर्द है? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बात नहीं करती थी ना। अच्छा। तो मैं इशारों से एंटरटेन करती थी, लाइक दैट, इस तरह से। हाँ। तो वो एक दिन ना मैं पानी पीने बैठी हूँ तो एक मेरे भाई ने जाते हुए ना मेरी यहाँ से विग खींच ली, तो उसके साथ ही मैंने कैचर अप करके बालों को बांधा। आपका भाई या कोई भी आदमी सड़क का जो था? मैं भाई ही कहूँगी, क्योंकि वो मतलब कोई ऐसी मस्ती हाँ कर जी, ले आम कोई मस्ती कर गया। हाँ। बिकॉज कि उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो इसलिए उसका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि उसने किया तो गलत, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा साबित हो गया शायद। हाँ जी। तो वो खींचा ना उसने, तो मेरे बाल खुल गए, कैचर भी वो ले गया। वो बाल यहाँ पे आए ना, तो जो बच्चे मेरे साथ भीख मांग रहे होते थे, मैं एंटरटेन कर रही होती थी, तो वो मुझे कहते थे, ओए वो तुझे बुला रहे हैं, मतलब लड़का डील करते थे, या सेम लाइक शी मेल, इस तरह से। तो वो तब ये एक चीज़ एक्सपोज हुई, तो बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, तुम औरत हो, तुम फीमेल हो, ये क्या है, ये इसके पीछे क्या है। विद इन 4-5 मिनट में वहाँ पे मीडिया आ जाता है। अच्छा जी, सेम टाइम पे मुझे एक्सपोज कर लिया जाता है, और मैं उस वक्त डर जाती हूँ कि इस बात से नहीं कि मुझे दुनिया देख लेगी, इस बात से कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। हाँ। यहाँ पे मैंने एज ए जोकर प्रमोट किया खुद को, तो शायद ये गलत है। हाँ। उस वक्त ये लगा मुझे, तो एक मुजरिम की तरह मैं खड़ी थी, और इस तरह से मेरे पे सवाल जवाब जो भी, हाँ। वो भी मुझे बताना पड़ा कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए, कफ़ालत के लिए, वालदा के ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये करना पड़ा। क्या करती थी आपने, क्या पढ़ाई की? मैंने FSC की है मैम, क्लियर है। अच्छा। और BSN जेनरिक में मैंने ना एडमिशन लिया था। अच्छा। 4.5 ईयर का जो है वो कोर्स होता है, 13 मंथ मैंने उसको कंटिन्यू रखा। अच्छा। और ड्यूरिंग प्रोसेस मेरे भाई की डेथ हो गई। आपको कितने बहन भाई थे? हम 4 बहनें और 2 भाई मेरे फोत हुए, एक भाई अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा।
दो मतलब जो है ना, एक पहले बड़े भाई की डेथ होती है हार्ट अटैक से, और 2 माह बाद ना, ठीक 2 माह बाद, अभी हम वो नहीं भूलते, उस पेन से नहीं निकलती वालदा, तो दूसरे भाई की डेथ हो जाती, छोटे की। हार्ट अटैक से? नहीं, छोटे की एक्सीडेंट से होती है। अल्लाह। हमें 3 दिन के बाद उसकी मैयत मिलती है। तो अम्मा फिर आपकी अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, बीमार हो गई? जी बिल्कुल। और आप सब लोग, सारी बहनें पढ़ रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ी हूँ फैमिली में, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा जी, बाकी सिस्टर्स वालिद साहब? वालिद मेरे नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उन्हें शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ बनूं। मतलब घर पे ही होते? फोत हो गए हैं मेरे वो वालिद। भी फोत हो गए? जी, मेरे वालिद सबसे पहले फोत हुए थे। अच्छा। 16 में। अच्छा। 2016 में, और 18 के स्टार्ट में मेरे दोनों भाई फोत होते हैं। हाय। जी। और फिर आप सबसे छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, और तब मुझे ये लगा कि शायद अल्लाह पाक ने मुझे चूज़ किया है इस बर्डन के लिए। मैं आगे जो है अपनी आपने सबसे ज़्यादा फील किया इस जी चीज़ को? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मदर रहती थी। हाँ। और बाकी सिस्टर्स मैरिड थी, तो वालदा को ये कहा गया कि आप ऐसा करें, आप साइमा को लेके हमारे पास आ जाएं। बड़ी सिस्टर ने कहा, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी जवान है, मैंने नहीं लेके जाना, माहौल नहीं ठीक, तो मैं दामाद के घर अपनी बेटी को कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि उनकी भी कंडीशन नॉट वेल ना। तो उसके बाद ये होता है कि हम माँ बेटी एक दूसरे को समझाते हैं, बहुत ब्रीफ करती है मेरी मदर मुझे अच्छे तरीके से कि तुम ना साथ पढ़ो भी और कुछ जॉब करो। हाँ। कि हमारे घर के हालात डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 फैमिली मेम्बर्स चले गए ना कफालत वाले, तो तब लगा कि वाकई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको। तो साइमा, ये आइडिया कैसे आया कि मैं ये करूं? क्या कहीं और आपने अप्लाई नहीं किया? टीचिंग कर सकती थी, बहुत सारी और चीज़ें हैं। ख़वातीन को तो थोड़ी सी, मुझे लगता है मर्दों से ज़्यादा आसानी से थोड़ी जॉब मिल जाती है, कहीं रिसेप्शन पे, कहीं सेल्स गर्ल या कुछ, बहुत सारे और ऑप्शन थे साइमा। बिल्कुल मैम, ऐसा है, क्योंकि मतलब एजुकेशन को भी मैटर नहीं करते लोग, फीमेल को वैसे भी कोशिश होती है कि रिस्पेक्ट या ऑनर या किसी से भी जो बीइंग अ वुमेन उसको जो है वो करें, प्रमोट करें। तो मैम मेरा 2 जॉब का एक्सपीरियंस था, दोनों ही बहुत नेगेटिव था। अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में निकली हूँ कि 1 साइड का रेंट था, तो आते हुए सोचा कि फ्रेंड के साथ हेल्प लेके आ जाऊँगी बाइक पे, उसके भाई के साथ या उसके फादर के साथ। तो मैं चली जाती हूँ, तो वो मुझे ये कहा जाता है कि यू आर मतलब यहाँ पे आपको जो है ना रखा गया है एज ए पर्सनल सेक्रेटरी ना, तो वो इसमें ये आ गया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, सो यू विल डू ऑल समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके पास अपने आप को रख चुकी हूँ। ओह माय गॉड। तो क्योंकि मेरी मजबूरियाँ ऐसी थी, तो ये भी कहा गया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम अच्छी हो, तुम्हारे इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी वालदा का इलाज नहीं करवा सकती। तो मैंने कहा सर मुझे ये, मैं बहुत नीडी हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए। तो शायद ये भी नेगेटिव पॉइंट था कि मुझे इस तरह से उसको कहना नहीं चाहिए था, उसको एक पॉइंट उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाया, आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। जी बिल्कुल मैम, कि भाई मैं आपका बॉस हो गया हूँ। बिल्कुल। तो वो जो आपकी सही चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, वो आपको सब करनी पड़ी। जी बिल्कुल। तो वहाँ से फिर आपने रिज़ाइन किया? जी मैंने छोड़ दिया वो, और उसके बाद फिर मैं जॉब करती हूँ। 4 मंथ मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, साथ मेरे एक फ़ीमेल होती है। मुझे ये लगता है कि कहाँ जॉब किया आपने इसके बाद? स्टेट लाइफ में। अच्छा। जी, वहाँ पे एक लड़की होती है, तो मुझे ये भी होता है कि एक प्रोटेक्शन है कि हम दोनों लड़कियाँ हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये स्टार्टिंग में कह दिया कि साइमा ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। हाँ। बिकॉज कि मैं सर के साथ रिलेशन में हूँ, तो माइंडली तौर पे तुम तैयार रहो कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। हाँ। तो मैं कहती थी मैं सेम डे चली जाऊँगी अगर ऐसा कुछ होता है। हाँ। तो ऐसा ही हुआ। 4 मंथ अच्छी तरीके से, 5 मंथ जॉब चलती रही है। 26 डेट थी, मुझे अभी तक याद है, मैं कुछ पॉइंट लिख लेती हूँ अपनी लाइफ के। 26 थी और मुझे फर्स्ट को सैलरी मिलनी थी। फर्स्ट से 5 तक का टाइम था, तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि एक क्लाइंट आ रहे हैं, तो आपको एज ए वाइफ मैंने शो करना है, क्योंकि आपकी मतलब उस वक्त मुझे भी होता था कि अच्छी ड्रेसिंग करूँ, अच्छा प्रमोट करूँ अपनी जॉब से रिलेटेड जो है। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा सर मुझे तो ये सूट नहीं करेगा, मेरी फैमिली को ये चीज़ सूट नहीं करेगी। और एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कही गई कि आप मेरे साथ डिनर करने जाएंगी। तो मेरी वालदा इंतज़ार में होती थी क्योंकि अकेली होती थी। तो मुझे ये भी सूट नहीं कर रहा था कि वो भूख में बैठी रहे, यहाँ हम लोग इस तरह से गुजारा कर रहे हैं, तो ये मैं गाड़ियों में घूमूँ, हमारे नेबर्स में से कोई देखता है, तो ये चीज़ मेरे लिए ज़ाहिर है जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ के दिमाग जो है वो ऐसे होते हैं जी, वो नहीं सोचते, वो एक ही सोचते हैं कि भाई लड़की तो खराब हो गई है। रिलेटिव की तो इसलिए भी नहीं रही थी ना, क्योंकि हमें पता चल गया था फादर की डेथ के बाद कि वालदा और मैं एक दूसरे के साथ हैं, और किसी ने कोई हमें सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं जोकर बन जाती हूँ, अपने आप को छुपा लूंगी, डिस्गाइज करने के बाद मैं चीजें बेचूंगी? जी, ये आइडिया कैसे आया? मैं एक दिन घर से निकली ना मैम, उस वक्त मेरी अम्मी को करंट लगा था। ये बारिश हुई ना। हाँ, कोई बात नहीं, उतर गया, सॉरी। हाँ, बारिश हुई ना, तो अम्मी को करंट लगा, तो सेम डे मुझे ये लगा कि आज अल्लाह ना करे मेरी वालदा को कुछ होता,
तो हम किधर जाते। तो मुझे नेबर्स वाली आंटी ने कहा, मतलब जमा थे लोग, तो अम्मी का हाथ जल गया, तो लोग कहने लगे कि आज कुछ भी हो सकता था बेटा, तुम इस कंडीशन में हो कि तुम अपनी वालदा के लिए कोई ऐसा भी अरेंज नहीं कर सकती थी कि उन्हें ढांप लो, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, जाओ बाहर निकलो। हाँ। जरूरी नहीं वो लोग दो गंदे थे, और मैंने भी ये भी सोचा कि वाकई में बहुत से लोग अच्छे भी हैं। हाँ। तो मुझे कहीं ट्राई करना चाहिए। सेम डे मैं निकली वहाँ पे जॉब की तलाश में। मुझे कहा गया कि प्रोसेस में है, आप आपको बुला लेंगे कॉल करके। तो उस तरह से फिर मतलब मैंने एक बच्चे को देखा मैम ऑन द स्पॉट ना, सिग्नल पे, जेल रोड पे, वो ये एज ए जोकर का मास्क पहन के ना, तो 12 ईयर ओल्ड, तो वो इस तरह से कर रहा है बच्चों को, हाई फैमिलीज़ को, तो वो कुछ उनके बुक्स दे रहा है और कुछ इस तरह से। तो मैं उस बच्चे को रोक लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या वजह है। तो वो ये बड़ी मासूमियत से कहता है कि मेरे बाबा नहीं है, वालदा बीमार है, मैं नहीं चाहता, हालात नहीं ठीक, मैं नहीं चाहता मेरी वालदा या मेरी सिस्टर 2 हैं वो बाहर जाके काम करें। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा यानी आप अपनी वालदा के लिए कर रहे हो? तो वो कहता जी। तो वही मैंने फिर ना, मतलब कहते हैं ना कि घर से आप जब निकलते हो बहुत से लोग आपको सिखाते हैं। तो मुझे भी यही लगा कि मुझे एक चीज़ अगेन की करनी चाहिए, इससे 1 लेसन मोर इन माई लाइफ। मुझे आज एक अच्छा सबक मिला कि आप अपनी वालदा के लिए इज्जत में रह के कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम डे मैं उसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी आप एज ए जोकर ये जो गेटअप है मुझे भी ला के दें। तो नेक्स्ट डे हमारी कमिटमेंट होती है कि हम इस टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे और 850 मुझे उसको पे करना है, लेकिन इसके बाद कि मैं अपनी इतनी मतलब अर्न कर सकूँ। तो बाद में मैं नेक्स्ट डे मैं भी, मेरी वालदा सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और मैं गौन में बाहर आती हूँ कि मैं कुछ आपके लिए ले आऊँ। जब मुझे यकीन हो जाता है कि वो सो गई हैं मेडिसिन लेके, तो मैं यही जल्दी से गेटअप करती हूँ और मैं बाहर आके खड़ी हो जाती हूँ रोड के ऊपर। बहुत सी फैमिली इंस्पायर होती हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं, तो जैसे भी है इंटरटेन करती हूँ उनको। तो फर्स्ट डे मैं तो कोई ना कोई अपनी मर्जी से कोई पैसे दे देते हैं जी, 10, 20, 30, 50 लाइक इस तरह। अच्छा। तो मुझे ना वो फर्स्ट डे ये हुआ कि मैंने आज ना अपनी मेहनत से 270 रुपये कमा लिए हैं। आज पहला दिन है। तो एक अच्छी मतलब मुझे ये फील हुई, आप हुआ तुम्हारा मोराल कि मैं और कुछ अच्छा आई विल डू दिस ना, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर ना उस बच्चे से प्रॉमिस किया कि मैं अभी नहीं, तुम्हें 2-3 दिन बाद पैसे दूंगी बाकी के, तो ये मेरे पास है। तो अभी आप ये रखें, आप मेरे साथ काम करें तो हम लोग मिल के करेंगे ना। तो सारी कंडीशन मैंने भी उसको बताई। तो फिर ये होता है कि मैं उसको 4 माह तक करती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि ये एक लड़की है। कभी मैं जेल रोड पे, कभी माल रोड पे, चमन आइसक्रीम के बाद जब मैंने देखा कि माल रोड पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हम 2 लोग एक पॉइंट पे थे, तो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था कि बच्चे उससे इंटरटेन होते हैं, मुझसे भी होते हैं, तो उसकी अर्न कम हो गई। तो फिर मैं वहाँ पे चली जाती हूँ उससे मतलब बातचीत करके। तो वहाँ पे मुझे अच्छे से अर्न होना शुरू हो गई। फैमिलीज में मतलब आप दिन में 1000 रुपए तक कमा लेती हैं? 800-900 तक मेरे पास हो जाता था माशाल्लाह से। और जब मेरा टारगेट अचीव होता था मैं विल बी बैक टू होम, मैं घर चली जाती थी। अच्छा। खुशी से कि मेरे पास अल्लाह ने दे दी है, मेडिसिन भी आ जाएंगी, दूध भी आ जाएगा और घर का खर्चा भी चल जाएगा। जी। तो इस तरह लाइक 4 महीने से हुआ है। जी मैम। तो अब आपने फिर और चीज़ें सोचना शुरू की कि मैं इसके साथ कुछ चीज़ें बना के भी बेचूं या कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप करने लगे? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में मैंने टॉयज़ रखे जिनकी रेंज बस 25 समथिंग इतनी थी। उसके बाद मुझे जो है ना, मैंने ये छाबे जो है ना, ये हैंडमेड हैं, ये सिस्टर के बने हुए हाथ के। अच्छा। तो मैंने ये मंगवाए फिर कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मुझे स्टार्ट में फर्स्ट डे में जो है मैंने ये रखे तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा साइमा, जब आपका एक्सपोज हो गया, पता चल गया कि ये जो सबको हंसाने वाली है, खुद तो इतनी दुखी है लेकिन सबको ये हंसा रही है और ये एक औरत है, फिर आपको क्या जॉब की ऑफर्स हुई या क्या हुआ वो हमें बताएं। एक्सपोज होने के बाद मुझे एक तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने थप्पड़ भी खाए रोड पे ना। अच्छा जी। किसने मारा आपको थप्पड़? लड़के ने मतलब मारा थप्पड़ बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे उसको नहीं पता था ना कि ये फीमेल है या जो भी है, लेकिन मैं इंसान यानी एक्सपोज इन द सेंस कि जब आपका मास्क उतर गया, सबको पता चल गया कि ये औरत है, तब लड़के ने थप्पड़? नहीं उससे पहले। अच्छा। मैंने मतलब स्टेज पे आने तक ना बड़ी नहीं मैं उसकी बात पूछूं जब आपको सब पता चल गया ना कि ये औरत है, ये जो यहाँ पे खड़ी होती है जोकर बन के, ये औरत है। जी मैम। उसके बाद की बात में उसके बाद मैम लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोग गाड़ियाँ रोक के मेरे सर पे हाथ रखते थे कि बीइंग अ वुमन तुम एक हमारे लिए एक मिसाल हो। कि देखो मजबूरी में ही सारे काम होते हैं, मजबूरी में जिस्म फरोशी होती है, मजबूरी में नशा बेचा जाता है, भीख मांगी जाती है, या
खास तौर पे लड़कियों को खुद को गिरवी रखना पड़ जाता है मजबूरी में ही ना, बिल्कुल। तो मेहनत क्यों नहीं की जा सकती। हाँ। तो आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया, तो हमारी फैमिली इंस्पायर है आपसे। हाँ। तो सम टाइम मुझे मेरे जाने से पहले फैमिलीज वेट कर रही होती थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि पैसे के साथ ना मुझे ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है, ये भी एक मेरी मेहनत इज्जत है। मिल रही है। जी, मैंने इज्जत बहुत कमा ली वहाँ पे माल रोड आपने पे। शॉर्टकट नहीं जिंदगी में जो है उसको शॉर्टकट नहीं अपनाया। नहीं। आपने एक वो देखे ना, वो कहते हैं ना, लंबा रास्ता चुना जी। मेहनत करने से, और आपको फिर इज्जत मिली साथ। जी मैम। तो फिर कोई जॉब ऑफर हुई या कुछ इस तरह? जी बिल्कुल मैम, अब आके मुझे गवर्नमेंट ने एक लेटर इशू किया है जॉब से रिलेटेड। अच्छा। वो सिविल डिफेंस से, वो ये है, मेरे घर आके उन्होंने मुझे ये जॉब का लेटर इशू किया। अच्छा। जॉब भी प्रोसेस में है मैम। और मुझे 50,000 भी उन्होंने दिए कि आप अपने एक्सपेंस क्लियर करें पिछले जो पेंडिंग है, रेंट अच्छा। वगैरह। हाँ। तो आगे ये भी तसल्ली दी है कि आगे इंशाल्लाह ताला अच्छा, ये हम आपके गवर्नमेंट ने साथ- किया हुआ? जी मैम, ये गवर्नमेंट। तो आपकी जॉब एज क्या होगी? ये तो अभी कंफर्म नहीं किया, प्रोसेस में रख दिया है, लेकिन अभी देखें कि क्या तो कब से जॉब शुरू होगी, सैलरी कब से मिलना? 1.5 मंथ का प्रोसेस बताया टोटल मैम उन्होंने। तो उसके अच्छा। बाद इंशाल्लाह ताला ओह देखिए। ग्रेट ग्रेट। तो अब जब जोकर बनती थी, जी। घर में ही ज़ाहिर है तैयार होती होगी सब, नहीं। और अम्मी के सामने नहीं तैयार होती? नहीं, अम्मी को बहुत बहुत लेट पता चला, अभी मीडिया से रिलेटेड हुआ, सब एक्सपोज हुआ, हाँ। तब अम्मी को पता फिर चला। अम्मी ने क्या कहा तुम्हें? पहले तो वो अम्मी की 2 क्या दिन feeling? खामोश हो गई ना, हाँ। और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने कभी किसी से मांगा नहीं था, रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से, कहती बेटा तानू फकीर बनाता है। अल्लाह, ओए अम्मी को बताया नहीं, है तो मेरी मेहनत है। तो फिर उन्होंने मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया मेरी वालदा है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दोस्त है, मेरा मतलब समझ ले मेरी पूरी दुनिया के, जो मैंने देखे अपनी अल्लाह की दी हुई शक्ल को छुपा के अपनी वालदा के लिए ये सब करना चाहा, तो सेम नाइट वो मुझे गले से लगा के बहुत बुरी तरह से रोती, और वो यही कहती है कि लोग बेटों के लिए रोते हैं ना, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम हो। तो तब मुझे बड़ा हौसला होता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। वही ना, इंसान क्या करे जब उसको आगे पीछे हर तरफ कुछ ना नज़र आए, तो बस वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। आप देखें, टूटी नहीं, आपने गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैं इसलिए लोगों को ये बताना चाहती हूँ, साइमा सरवर यहाँ बैठी हैं सोफ़े पे, और इनको देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना, जब लड़कियाँ ये कहती हैं हिम्मत हार जाती हैं, लड़कियाँ भी और आजकल तो लड़के भी, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म है। कितने लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं डिप्रेशन में। तो जब एक लड़की अकेले सोच के एक आइडिया के तहत अपने घर का ज़रिया माश बन सकती हैं, तो क्यों नहीं बन सकता कोई? वही वाली बात है। फिर जब आपको जब ये जॉब ऑफ़र हुई और आपने अपनी अम्मी को बताया, फिर उनको कैसा लगा? बहुत खुश है वो आज, क्योंकि मेरी बेटी इज्जत से कमाना चाहती थी, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि चले जैसे भी सही। मैं मीडिया से कुछ भी मुझे नहीं उम्मीदें होती, या गवर्नमेंट से किसी भी, मैं अल्लाह से तवक्कुल रखती थी। तो आज मुझे ऐसा एक्सपोज कर दिया गया कि शाइन कर दिया कि बहुत से लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज ना मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मैं स्टडी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, जॉब भी कर सकती हूँ रिस्पेक्टेबल, और अपनी वालदा को जो है ना उनकी अच्छे से कफालत भी कर सकती हूँ इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, और इसी तरह की इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज जगह जगह छुपी हुई हैं। हमारा काम क्या है? उनको तराश के यहाँ आपके सामने ला के बिठाना और ये बताना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, और ज़िंदगी से खूबसूरत चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जो आपको अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्रगुजार बनाएगा, और आपकी जो हिम्मत टूट गई है वो शायद इन लोगों को देखकर बंध जाएगी। आप अभी साइमा से मिले, और अब मैं आपको एक ऐसी खातून से मिला रही हूँ जिन्होंने मर्दों के बीच में बैठ के वो काम किया है जिसको मर्दाना काम कहते हैं। हमें तो बिल्कुल उसकी समझ भी नहीं होती। मतलब अगर हमारी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं समझ आता कि क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जमीला खातून एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने हस्बैंड के कारोबार को संभाला, जो कि बाइक से रिलेटेड था। उनके ऑयल चेंज, उनके इंजन और बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सब से रिलेटेड था। वो उसको संभाल के चलती रही हैं अब तक। आइए मैं उनका पैकेज आपसे शेयर करती हूँ।
शौहर की वफात के बाद घर को चलाने की जिम्मेदारी के लिए 35 साल कबल रोड पर काम शुरू करने वाली जमीला खातून आज लाखों औरतों के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं। रणछोड़ लाइन में बाइक्स का ऑयल चेंज करने वाली ये खातून आज अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपने सफर में लोगों से कई किस्म की बातें सुनी, लेकिन उन बातों को हमेशा खुद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया और किसी का सहारा लिए बगैर खुद को आज तक हौसले के साथ माशरे में रहने के काबिल रखा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मालिक की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ, रब के सिवा। जी आइए मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ लाइव जमीला खातून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। कितने अरसे से अपने हस्बैंड का कारोबार संभाल रही हैं? 35 साल। 35 साल? उनके इंतकाल को 35 साल गुजरे? 35 साल। तो जब वो जिंदा थे तब आप जाती आती थी उनके लाइक? नहीं, मैं हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी पूरी, बस खाने वाने पका रही होती थी। तो शादी के कितने अरसे बाद आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया? 2.5 साल। नहीं कहे, शादी के 2.5 साल बाद? ओह माय गॉड। कैंसर था। कैंसर था। तो आपकी अपनी औलाद कोई? नहीं, मेरे पास इस मरूम की औलाद अमानत थी, एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था। मतलब कि आप दोनों ने मिलकर अडॉप्ट किया था या उन्होंने? नहीं, उन्होंने पहले किया हुआ था। उन्होंने आपसे शादी से भी पहले जी अडॉप्ट किया हुआ था बच्चा? वो भी यतीम था बेचारा, उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो गई। ओहो अच्छा। तो फिर उनके जाने के बाद आपके पास वो बच्चा ही सहारा रहा? जी है ना, वो छोटा सा होगा और 10-12 साल का। 10-12 साल का था। तो फिर आपने कैसे सोचा कि मैं अपने मियाँ का कारोबार संभालूं? उस वक्त आप तो बहुत यंग होंगी, कितनी छोटी होंगी उस वक्त? 20-21 साल की? 24-25 में। 24-25 साल की थी। तो उस वक्त आपके घर वालों ने नहीं कहा चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं या कुछ ऐसा कि किफायत करने वाला कोई हो? घर वालों में कोई पेरेंट्स में तो था नहीं। अच्छा। सिस्टर है अपनों घरों की। हाँ। और रहा सवाल जब बीमारी डिक्लेयर हुई थी डॉक्टर से, तो मैंने मशवरे किए थे उसके भी रिश्तेदारों से, अपने भी। हाँ। मुझे एक जवाब मिला, अपना बोझ खुद उठाओ। हाँ। अपनी टेंशन खुद संभालो, किसी को परेशान ना करो। हाँ। जब मैंने दिल में ठान के कसम खाई आने वाला तूफान बहुत खतरनाक है, हाँ, मैं खुद संभालूंगी। फिर अब उनका जब इंतकाल हो गया तो कुछ सोचा था, कुछ पैसे जमा किए हुए थे, कैसे चलेगा, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? आपके साथ तो एक 10-12 साल का बच्चा भी था। पैसे तो नहीं थे हमारे पास, हमें रोज की खर्ची मिलती थी 150, 200, 150। कौन देता था खर्ची? नौकर। जो हमारे पास जो 6 लेबर जो दुकान संभालता था आपकी? जो नौकर हमारे लेबर जो 6 चलती थी। जी जी। उस दौर में हमारा 180 लीटर से 200 लीटर माल सप्लाई दे ली था। अच्छा। मगर उस टाइम पे लेबर ये समझ लो बॉस थी और हम सर्वेंट थे। ओह अच्छा। फिर उन्होंने उसकी डेथ के बाद बच्चे को 2-4 दिन तो खड़ा किया। जो आपका बेटा था? मेरा बेटा था। हाँ। फिर उसको हटा दिया, खर्चा अच्छा। भी देना बंद किया। बेचारा रोता हुआ है। मैं भाई क्या बात है, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। हाँ। रोने लगा, मुझे भूख लगी है। हाँ। मैं बैठो, मैं अभी कर देती हूँ। उसको खिला पिला के तो बोले मगर उन्होंने मना कर दिया, अब यहाँ नहीं आना। अच्छा। आपका कोई वास्ता नहीं। मतलब कब्जा कर लिया उन्होंने दुकान हाँ। पर? और वो दुकान आपके मियाँ की थी? ठिया था, दुकान तो नहीं। अच्छा। छोटा सा रोड पे ठिया हमारा। अच्छा अच्छा। बोला टेंशन ना लो। हाँ। इसको भी हथियाना मुझे आता है, हम खेलेंगे मगर प्यार से खेलेंगे। फिर क्या किया आपने? 20 दिन का फातिया में मैंने 40वां करके मैंने ऐलान कर दिया रिश्तेदारों को, भाई मैं बाहर निकल रही हूँ। हाँ। बातें तो बहुत हुई। हाँ। परवाह नहीं की। मैं बच्चे को बोला आप मौलवी साहब के पास चले, उनसे मशवरा करो। हाँ। हमें क्या करें, हमारे पास कोई अपनी कमाने वाला नहीं है। हकीकत बता दो। हाँ। बोला आप फजर में निकलो, असर में आ जाओ। मैंने चलेगी, खूब अच्छी रहेगी। हाँ। हम निकल गए घर से। फिर जाकर बच्चे को बोला ऊपर आवाज़ है, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर अभी 1 घंटे के बाद आएगा, चाबी दे दें। दूसरा लॉक ताला में घर से ले गई थी। गोदाम का ताला चेंज किया, ठिए पे आए। बोले माँ इसका? बोला इसका भी हल है। मोची बैठा था, उससे हथौड़ी लिए, ताले तोड़ो। हाँ। बैठी थी, लेबर आना शुरू हो गई इनकी टाइमिंग के मुताबिक। हाँ। देखने लगे ये कैसे आके बैठ गए। हाँ। उन्होंने लगे आपका बैठना ठीक नहीं है। मेरा बात की बात है, काम करो, पेमेंट मुझे दो, काम करो पेमेंट, क्योंकि वो तो उनकी जेब में जाती थी। हाँ। उसमें हमारे पास काला तेल रिजक भी बहुत जमा हो जाता है। हाँ। मैंने वो तो अभी थोड़ी टेंशन चलती रही,
फिर असर का टाइम होता था, मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ता था। कुछ मेरी मजबूरियों से 2-3 महीना बर्दाश्त किया, फिर टेंशन लग गई कि हम नहीं आएंगे, भूख मांगेंगे, भूखे मरेंगे। बच्चे को पूछा, बेटा तुम जानते हो? बोला माँ इतना तो जानता हूँ। मैं बोला तुम भी करा करो इनके साथ, बैठो मत, मैं भी नज़र रखती हूँ। फिर इसके बाद मैं देखती हूँ। जब बेजार हो गई, पाना उठाया, गाड़ी खोली, बेचारा कस्टमर परेशान कि मेरी गाड़ी। मैंने बोला भाई परेशान ना हो, तो आपने तुम्हारी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ, मैं आपको नई 0 मीटर गाड़ी दिलाऊंगी, ये मेरा वादा है। कहाँ से घबराओ मत। ऐਵੇਂ ही बोला। आसरा अल्लाह का बंदा है, मेहनत करने निकला, आसरा अल्लाह का। फिर कर दिया उसको। आज दिन तक अल्लाह का शुक्र है, कर रही हूँ, कोई शिकायत किसी को नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी लेबर है आपके पास क्या? नहीं, मैं खुद अकेली। अब तो बच्चा था मेरा, वो इंतकाल हो गया, उसके बाद से मैं अकेली कर। अल्लाह। अब वो जो बच्चा इंतकाल हुआ, उसकी शादी वादी आपने सारी कराई? शादी करवाई, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा। तो उसका इंतकाल कैसे हुआ बच्चे का? वो डायलिसिस का, शुगर का पेशेंट। अल्लाह। एक तो होता है ना कि सब पे ही एक ही इंसान जो हम कभी कभार होता है, लमिया सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तो आप यहाँ देखिए ना, मतलब वो उसी के साथ करता है जिसको उसके मोहब्बत है, प्यार है। वो जानता है ये सब्र भी करेगी, हिम्मत भी रखेगी, तो वो करता है। और उससे हार नहीं मानना चाहिए, और ना ही रोना है। चलते रहो, पीछे नहीं देखना। मैं हैरान ही हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर बाइक खराब हो जाती है रास्ते में और मियाँ बीवी उस पर सफ़र कर रहे होते हैं, मियाँ लेकर आता है बाइक को सही कराने, तो बीवी को कहते हैं ज़रा दूर हट के खड़ी हो, ये बाइक वाली दुकान वगैरह से, मैकेनिक्स वगैरह से दूर खड़ी हो। मतलब उनको होता है कि मेरी बीवी को कोई ना देखे। उस जगह पे आप कैसे काम कर रही हैं? मर्दों के शाना बशाना, मतलब ज़ाहिर है आदमी बाइक चलाते हैं ज़्यादातर, वही अपनी बाइक्स लेके आते हैं। आपको तंग नहीं किया किसी ने? देखो, बाइक तो मर्द ही चलाते हैं, कार भी मर्द चलाते हैं। ये तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चियां चलाती हैं, लेडीज चलाती हैं। और मुझे ये बहुत खुशी है कि लड़कियां भी चलाने लग गई है। मर्द चलाएंगे तो मर्द ही बाइक लाएंगे ना। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ऐसे माहौल में कैसे आपने अब आपको बचाया? क्या आपको किसी ने तंग नहीं किया, छेड़ा नहीं? वो तो, ये तो बेचारी जो है वो साइमा 2 लोगों से परेशान हो के इसने ये जोकर वगैरह बन गई कि मैं अपने आप को छुपा लूँ, कि क्योंकि 2 लोगों ने, 2 मर्दों ने उसे तंग किया इतना। देखो, तंग तो हर कोई करेगा। वो हमारी कमजोरी ढूंढेगा, हमें ताकत पैदा करनी है। बहुत आए आशिक, महबूब, यार, मोहब्बत करने वाले, दिल लगी करने वाले। पहले समझाते हैं आराम से कि भाई इंसान बनो, तुम्हारे घर में ही बहन बेटी है, माँ बहन है, हमारी भी मजबूरियाँ, मजाक ना बनाओ अपना, और ना हमसे जलील हो। नहीं समझते हैं तो फिर ये बार हथियार हमारे पड़े होते पाने 20-25 के, जो भी दिखाते 25 का है, फर्स्ट क्लास रेडी है। समझ में आ रहा है, मगर दोबारा यहाँ नजर नहीं आना। तो क्या करें, हम अपनी सेफ्टी करेंगे। हाँ बिल्कुल। और औरत को इतना हक है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको मार भी दे तो गुनाह नहीं है। क्योंकि अपनी सेफ्टी है। जब लोग तमाशा बन जाए तो उसको अपना हमला करके दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। तो अब आप अपने बेटे के 4 बच्चों की कफालत करें अकेले? वो तो बारी है, ताला करता है, हम क्या करते हैं? वो तो एक नाम है कि हम करते हैं। तो आपकी बेटी की जो बेवा है वो घर में ही होती है, बच्चों को देखती है? नहीं, उसको अभी टीचिंग में डाला है मैंने। अच्छा, टीचिंग में डाला है, शुक्र है। घर में बैठे बैठे नफसियाती बने, इससे बेहतर है कुछ काम करे, कुछ कमाए पैसों की। तो इसके अलावा आपने क्या क्या और काम किए? मैंने समोसे पकोड़े भी बना के बेचे हैं। अच्छा, कभी होता है ना कि काम नहीं चल रहा, तो मैं कुछ और करूं, क्या करूं, खर्चा नहीं मैंने किया। घर घर अखबार बेचे। अच्छा, अखबार फोटोस दे चुकी हूँ। उसका इलेक्शन भी मैंने लड़े हैं। हाँ, और इसके अलावा मैंने रक्षा भी चलाया। नहीं भाई। हाँ, मेरी तो वीडियो भी बनी हुई थी। फिर ये तो फुल आपने मर्दों वाले काम किए हैं भाई। जब मर्द मैदान में आ गए, मर्द बन गए, तो फिर मर्दों वाले ही काम करने हैं। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक होलसेलर रह चुकी हूँ। अच्छा, अभी स्टेट का भी काम करती हूँ। भाई जमीन खरीदना बेचना, जमीन, घर, दुकान, मकान, जो भी मिले, 2 रोटी तो मिलेगी। हाँ, किसी से मांगना थोड़ी हमने। बिल्कुल, अपनी 2 रोटी जो हक की बनती है लेते हैं। हाँ, मसलन काम कोई भी हो, छोटा नहीं। वगैरह तंग नहीं करते? हाँ? खानदान वाले ये वो तंग नहीं करते? देखिए, खानदान का सवाल है तो खानदान हमें रोटी नहीं देता है। वो तो मेरी समधन नाराज होगी तो बेटे की सास नाराज होगी तो फलाना। मुझे इनसे किसी से कोई गरज नहीं। मुझे अपने पेट को देखना, अपने बच्चों और हम इनके आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना भाई। मैं रब से मांगती हूँ, खुद खा रहे हैं। मैं रब से मांगती हूँ। ना मुझे पुलिस, ना मुझे केएमसी, ना मुझे डीएमसी, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, मेरे करीब भी कोई नहीं फटकता। क्यों? कैसे कहता रोब है? उनको पता है ये हाफ ट्रैक चलती है। हाँ,
रोड के ऊपर ही ऐसे ही मेरा ठिया पड़ा है। हाँ केएमसी आएगी, पूरा इलाका साफ कर जाएगी। हाँ ये इसको टच नहीं करेगी। हाँ अभी लॉकडाउन में भी मैं बैठती हूँ, हाँ। हलतारों में भी बैठती देख हूँ। पता है क्या, यहाँ मैं एक कहूँगी कि देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ना एक बहुत प्रोपेगेंडा बहुत ये करते हैं कि औरत की इज्जत नहीं है, लेकिन ये औरत की इज्जत होने की वजह से आपको छोड़ देते हैं उधर। नहीं नहीं, औरत की इज्जत नहीं। अभी देखो ना, औरत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है। अगर हमारी मजबूरी क्या है, इसको भी तो आप देखो। हाँ हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको मान देते हैं। नहीं, लेकिन आप ये माने बात, और जो कि मैं भी, कि बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट जो है ना, जब कभी आपको कोई काम पड़ता है, आपके मोहल्ले वाला या कोई आदमी आके हेल्प आउट करता है आपको, ये मैंने है, हमारे मुल्क में ये कल्चर है, ये है कि औरत की थोड़ी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको। मेरा बेटा भी बैठता था ना जब वो हयात था। हाँ और मैं जब घर में चली जाती थी काम वाम के लिए, जी, जब भी वो लोग कभी टच नहीं किया। पता एक ना, बार आप जंग है हो ना गई उसकी थी, नहीं अम्मा। एक बार जंग हो गई थी। हाँ। स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम तो कभी आप नहीं टूटी? ऐसा होता है ना कि कभी इंसान टूटता है कि 2.5 साल में मैं बेवा हो गई, मतलब शादी के 2.5 साल बाद ही मैं बेवा हो गई। होता है ना कि सारे दुखों का पहाड़ मुझ पे ही टूटता है। जब आपके ऊपर ये सोच आती थी तो उस वक्त आप क्या करती थी? देखिए, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ या जैसे कि मेरे को कोई टेंशन लगती है, मैं चुपचाप खामोश जगह पे बैठ के गाने सुनती हूँ। गाने सब सुनते? बन्नम, कौन से वाले गाने? लता के रफ़ीक की। ओह, उससे आपको टेंशन दूर हो जाती, रिलैक्स। आधा घंटा रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ। जाए सब भाड़ में, हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। नमाज का टाइम होता है, नमाज कहीं पढ़- जाके किसी कंधे पे रोई हैं? क्या जरूरत है अपना कंधा मजबूत बनाने के लिए दूसरे का कंधा क्यों ले? हाँ, बस आप अपनी टेंशन खुद रिलीज करती या मेरा दिल होता है तो मैं शतरंज खेल लेती हूँ। शतरंज? शतरंज किसके साथ खेलती हैं? अकेली बैठ के खेलती हूँ, अपना जैन बनाती हूँ। ये क्या भाई, पप्पू है ये तो मेरे सामने बैठी, शतरंज खेल लेती है। तो क्या है? अरे वाह। मैं बचपन से इस चीज़ की शौकीन। शतरंज सिखाई किसने आपको? वक्त ने सिखा दी। वक्त ने आपकी बाइकें सही करना सिखा दी। वाकई इंसान सीखना चाहे तो क्या नहीं सीख सकता। देखो, अगर हम आंसू ही आंसू निकालेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, हाँ। हमसे खेलेंगे। तो क्यों ना इस आंसू को दफना के हम खुद अपने आप को जिंदा लाश बना के जिए। ना दिल है, ना गुर्दा है, ना फेफड़ा है, क्या करेगा? जा भाई, खाली डब्बा। ये क्यों कह रही है? हमें अपने लिए अब नहीं जीना है। तो आपको मजा अपना सिर्फ जो है वो गाने सुनने से आता है, बस एक एंटरटेनमेंट जो आपकी है, ये मेरी वीकनेस है। ये बस मुझे गाने सुनने हैं, चुप अकेला, ये मेरा मी टाइम है, ये मेरा अपना टाइम है। ये मेरा। अच्छा, मैं आपकी मुलाकात एक और खातून से कराती हूँ। मैं तो मतलब आप बाइकें सही करती हैं और ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है आप भी मर्दों के बीच में बैठ के काम कर रही होती, लेकिन ये रोजीना आंटी का जो काम मैंने देखा, मैं तो हैरान रह गई देखकर कि हम लोगों को एक कोई जुमला भी मार देता है कोई आदमी तो हम परेशान हो जाते हैं कि उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे, हम तो डर जाते हैं। मगर रोजीना आंटी उनके बीच में बैठ के उसी तरह काम करती हैं और अपने आप को कैसे बचा के चलती हैं। उन्होंने कमाना है, इज्जत से कमाना है और कोई भी काम करके कमाना है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको रोजीना आंटी का पैकेज और फिर उन्हें यहाँ बुलाते हैं। कदम आगे बढ़ाता जा, भरोसा रख रब की जात पे, किस्मत आजमाता जा। औरत की मौजूदगी हर जगह रंग बिखेरती मालूम होती है। इसकी ताज़ा मिसाल रोजीना नाज नामी खातून है, जो सड़कों पर फर्राटे भरते ट्रक्स की बॉडी पर अपने आर्ट का बेहतरीन इजहार करती हैं। रोजीना का कहना है कि अब लोग उन्हें रोजी उस्ताद के नाम से जानते हैं और ये नाम अब उनकी एक अलग पहचान बन चुका है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रोजी उस्ताद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का, अल्लाह ठीक का ठाक है? जी बिल्कुल। तो ये जो आपने एक पूरा सेट लगाया हुआ है, एक है जिस तरह आप जिन लोगों में बैठती हैं उन्हीं की तरह आपने पहना हुआ है, लेकिन ये रोजीना जो है, ये कभी वाकई रोजीना उस्ताद, रोजी उस्ताद से हट के रोजीना होगी? कभी वो जो ख़वातीन जिस तरह नाजुक मिजाज टीन एज में है, लड़कपन में, तो कभी रोजी वैसी होगी? रोजीना जो है वो रोजीना कभी थी, अच्छा, लेकिन रोजी ने रोजीना को ख़त्म कर दिया। अल्लाह। अब ये रोजीना नहीं हो सकती है, रोजी रोजी रहेगी। तो ये मुझे बताएं ना कि ये कैसे बनी रोजी उस्ताद जो है,
वो रोजीना से रोजी उस्ताद तक का सफ़र, ये कैसा? आप अपनी ज़िंदगी मुझे शुरू से बताइए। हालात और मजबूरियाँ इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। कैसे कैसे हालात ये बने? मेरे जो शौहर थे वो उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ उससे पहले आप घरेलू? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी दरवाजे से कदम निकाल के नहीं देखा था। अच्छा, हाँ। जैसे एक बुर्खा भी पहना जाता था। अच्छा। डबल निकाब डलवाता था मेरा जो शौहर थे। जी जी। जब बाहर अगर कभी रिश्तेदारों में जाते थे, कहीं पे भी घूमना फिरना तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसा सिस्टम ही नहीं था। हाँ। तो कभी रिश्तेदारों में जाते थे तो फिर डबल पर्दा करवा होता था। अच्छा। एक दो दफा तो मैं गिर भी गई थी। हाँ, जब नजर ही नहीं आता था जी हाँ। पर्दे। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो पर्दा मर्दा सब खत्म हो गया। और वो क्या कमाते थे उस वक्त? ऐसा था कि वो घर आराम से हाँ चल? माशाल्लाह, वो तो व्हीलकप के इंजीनियर थे। ओह, तो हमें तो कभी कोई टेंशन नहीं हुई थी उनके होते हुए। अच्छा। और जब उनका इंतकाल हुआ तो आपके बच्चे छोटे थे? छोटे थे। तो फिर उन्होंने कुछ छोड़ा था ऐसे जो जिसकी वजह से गुजारा कर सके, या नहीं था कुछ भी आपके पास? था भी बहुत कुछ था, लेकिन जो एक रिश्तेदार होते हैं ना, वो फिर जब सर का साइन चला जाता है ना, फिर कोई नहीं समझता है। जो शोर होता है, कब्जा हो गया चीजों पर? कब्जा हो गया। ओह। फिर मैंने बच्चों को लेके तो बस अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी। घर था आपके पास? घर भी नहीं था। ओहो। बस फिर कभी कहीं रह कर अपना गुजारा करती रही हूँ। क्या क्या काम किया आपने जिंदगी में? मैंने फैक्ट्री में भी काम किया है। मैं ऑलराउंडर कारीगर हूँ। अच्छा। सैंपल में कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ ये नहीं सब? नहीं, तो ये सिंगर जो की मशीनें होती हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 नीडल, सिंगल नीडल, जी जी। ओवरटेक और ओवरलॉक, ये सब मशीनें मुझे आती हैं। अच्छा, वहीं सीखी आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर जो है इनसे हटके, हाँ। तो फिर वहाँ पे मेरा बहुत झगड़ा हो जाता था अक्सर, क्योंकि बच्चा मेरा छोटा था। अच्छा। बेटा मेरा गोद में था ना। हाँ। दूध पीता बच्चा था। घर छोड़ के जाती थी तो रोता रहता था, ताला लगा के जाती थी। अल्लाह। तो मैं कंपनी में साथ ले जाती थी उसको। हाँ। तो मशीनों के दरमियान में कपड़ा बांध के तो उसको उसमें सुलाती थी और फिर मैं काम करती तो थी। उस पर झगड़ा करते थे लोग? उस पर फिर मेरा अक्सर झगड़ा होता था कंपनियों में। जब झगड़ा होता था मैं कंपनी छोड़ देती थी। लड़ पड़ती थी। हाँ। तो ऐसे करते करते फिर मैंने पकौड़ों की दुकान लगानी शुरू कर दी। अच्छा। बर्फ़ बेचनी शुरू कर दी। अल्लाह। फिर मिस्त्रियों के साथ राजगिरी का काम किया। लेकिन ये जो पेंटिंग आप करती हैं, ये तो एक आर्ट होता है, आपके अंदर होता है। तो आप पहले से, शादी से पहले या शादी के बाद, कुछ ड्राइंग, ऐसी स्केचिंग, ये पेंटिंग करती थी क्या? वैसे मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। ड्राइंग का। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ड्राइंग मेरी जो है ना, मजबूरी में मेरी मजदूरी बन जाएगी। हाँ हाँ। तो बस शुक्र है मालिक का, हाँ। कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है कि उसने किसी का मोहताज नहीं किया है। हाँ। और ना ही किसी को किसी का करे, अपना ही रखे। हाँ। तो ये मैं बस फिर कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, यानी कि मजदूरी जो हाथ आई करनी है। करती गई। तो मेरी अचानक फिर नज़र एक दुकान पे पड़ती है, वो भी पेंटर की। अच्छा। गैरेज वर्कशॉप थे छोटे छोटे। जी, तो जी। मैंने देखा कि बच्चे काम करते हैं और उनको हाथ के हाथ मजदूरी मिल जाती है। हाँ। तो मैं फिर सोचा, मैंने कहा कि ये काम सही है, तो यही काम मैं करके देख लेते। फिर आप गई पेंट वाले के हम शॉप गए पे? उनके पास, हमने बोला उस्ताद हमें काम सिखा दो। अब वो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा है। हाँ। मर्द है ना, अब वो देख रहा है, कह रहा है ये औरत आई है और बोल रही है कि काम सीखने में। हाँ। हंसने लग गया, कहने लगा कि आप लेडीज़ हो और आप ये काम करोगी? हाँ। लेडीज़ का काम तो नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा आपने काम सिखाना है या नहीं, आप सिर्फ इतना बताएं। हाँ। वरना दुकानें बहुत है। अच्छा। ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का माशाल्लाह, जहाँ आप हैं अभी कॉन्फिडेंस से ही पहुँचे। तो उसने बोला कि नहीं, मसला नहीं है, हाँ। ठीक है, अगर आपको शौक है। अच्छा, अब जब आप पेंट की शॉप पे घुस गई, जी हाँ। वहां से लेकर आगे तक की कहानी हम आपको सुनाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। देखते हैं कि रोजी उस्ताद कैसे बनी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले रोजी उस्ताद से, और रोजी उस्ताद ने हमें बताया था कि जब
रोजीना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही थी रोजी उस्ताद में, तो वो पेंट की दुकान पे गई और वहाँ उस्ताद वाले को धमकी दी, उस्ताद को धमकी दी अगर मुझे सिखाना है तो सिखाओ वरना दुकानें और भी हैं। जी हाँ, तो सिखाया उस्ताद ने कि नहीं सिखाया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला अगर तुम्हारे को शौक है तो रेगमाल उठाओ, हाँ। और वो सामने टंकी खड़ी है, जाओ काम करो, हाँ। जैसे वो बच्चा काम कर रहा है। हमने कहा ठीक है, हम तो खुश हो गए कि चलो भाई मौका मिल गया है, हाँ। तो इसको ज़ाया नहीं करना है अभी ना। हमने उठाया रेगमाल, हम भी चढ़ गए घोड़ी पे, हाँ। हमने ऊपर चढ़ के शुरू हो गए लगा लेकिन रहे अब मुझे बताएंगे जब आप सीखने के चक्करों में चली गई जी तो हाँ। कमाई कहाँ से होती थी फिर? सीखने के तो पैसे नहीं वो मिलते? देते थे ना, वो थोड़े बहुत देते थे? जी हाँ देते थे। अच्छा। तो अभी मंजाई कर रहे हैं तो हाँ। पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, हाँ। देख रहे थे, एकदम जमा हो जाते हैं ना औरत जात एक दूसरे। मेरे उस वक्त आपकी तरह से लेडीज कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने ये नहीं गौर किया था कि मैंने लेडीज कपड़े पहने हैं तो मुझ पे लोग हंसेंगे। हाँ। मैंने ये चीज़ बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं थी। अच्छा। मुझे सिर्फ ये था कि मैंने ये जो काम है ये करना है। हाँ। तो अभी उस्ताद ने आवाज़ लगाई, कहने लगे कि रोजी उस्ताद मेरे उतले रोजीना देखो ज़रा, हाँ पीछे एक दफ़ा मुड़ के देख लो। तो मैंने फिर जैसे ही गर्दन घुमाई, देखा तो इतना रश लगा हुआ था जैसे कोई बंदर का नाच देख रहा है। हाँ सही बात है, ऐसे ही जैसे कोई डुबडुबी पे एक बंदर का नाच हो रहा है और दुनिया आवाम जमा है। हाँ। मैंने देखा एक तरफ से तो मेरे को एकदम वो भी हुआ कि देखो इन लोगों को कि ये लोग कैसे देख रहे हैं। फिर मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला इनको देखने तो देखने दो। हाँ। मैं कोई चोरी कर रही हूँ, कोई डाका मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मजदूरी कर रही हूँ ना। तो मजदूरी में कोई शर्म नहीं है, देखते तो देखने दो। मैंने सही यानी कि एक हिसाब से बोला कि जो उन लोगों को तक आवाज़ मेरी पहुँच गई। अच्छा, जब आप फिर उसके बाद अपने आप कब अपना गेटअप पूरा चेंज हाँ, किया? बिल्कुल, मर्दाना वही। कपड़े पहने तो जैसे टोपी है वो कब चेंज किया, कितने अरसे बाद? जब ही फौरन ही अगले दिन से? हाँ, ये आपको बता रही हूँ मैं। अच्छा। कि जब मैंने ये चीज़ देखी तो अभी उसमें से फिर कुछ लोग शार्ट हो गए, जिन्होंने सुना उनके दिमाग में बैठ गई बात। हाँ। कुछ दूर होके बैठ के देखने लग गए, यानी कि बिखर गए। हाँ। तो लैंग्वेज भी वही, कुछ लोग शार्ट हो गए। अरे बिल्कुल वही लैंग्वेज, बहुत वैसे इनमें रह के इनके जैसा हो गया ना अभी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं, अब ये जो मैं देख रही थी आप तो खताती और वो प्रॉपर पेंट से लिख रही हैं, तो ये सब आपने वहीं उस्ताद जी के पास सीखा? जी हाँ। इसका मतलब आप में थोड़ा बहुत टैलेंट तो था। देखिए ये आर्ट हर कोई नहीं सीख सकता, जब जिसके अंदर वो जरासीम होते हैं तभी सीख पाता है ना। उस्ताद हमें कहता था और देखो, देखते थे। अच्छा अच्छा, सिर्फ देखना है। अच्छा। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद उस्ताद ने बोला कि जैसा ये मैंने बनाया ना, अच्छा, ऐसा आप दूसरा रिश्तेदारों के बारे में बताएं कि रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था? जो आपके सारे थे ससुराल वाले, जो आपके मैके वाले थे, वो क्या कहते थे? भाई ये क्या कर रही हो? नहीं, सबसे हटके थे हम लोग। नहीं हट गए थे? जी हाँ बिल्कुल। कोई नहीं आके पूछता था कि भाई तुम कहाँ मर्दों के बीच में बैठ के काम कर रही हो? नहीं। शादी के बाद ना मेरे जो शौहर थे ना वो लेके अपने खानदान में चले गए। हाँ। हमारे जो वालिदैन थे वो कराची छोड़ के वापस लाहौर चले गए। अच्छा। हम लोग अलग हो गए सब। अच्छा। जुदा हो गए। तो कभी फिर कांटेक्ट नहीं किया वालिदैन ने आपसे? नहीं हुआ। आपकी पसंद की शादी थी क्या? नहीं। फिर भी बस हमने तो बाहर जब घर से कदम निकाला ना तो हमें तो पता नहीं था कि कौन सी रास्ता किधर जाता है किधर नहीं। तो इसलिए मालूम नहीं था कि लाहौर कैसे जाना है और आना है, वहाँ पे कहाँ पे घर है, कौन से इलाके में घर है, कोई पता नहीं था। तो इस वजह से बिल्कुल जुदाई हो गई हम लोगों में। अच्छा। फिर ये मुझे तकरीबन ये अभी 2 साल हुए हैं, 2.5 साल मुझे मेरी वालदा मिली थी। अच्छा अच्छा। ये बहन भाई सब मुझे जब मिले हैं। जब आपको कैसे मिले? आपको फोन नंबर वगैरह पता चला इस तरह? लोगों ने जैसे अभी सुना कि भाई उधर रोजी पेंटर है, तो वो वहाँ तक बात पहुँच गई थी लाहौर तक। अच्छा। कि इस तरीके की इस नाम की लेडीज है और वो कराची में है। ओके। तो उन्होंने जो है मेरे मामू के बेटे मतलब कि आपको खानदान वालों ने कोई तंग नहीं किया उस वक्त जब आप ये काम करी? नहीं, किसी जब आप कुछ बन गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, फिर मिले थे आप? जी हाँ, जब इन लोगों को पता भी पड़ गया। हाँ। मगर अभी वो लोग मेरे से खुश हैं। हाँ।
मेरे से नाराज नहीं है। अच्छा। नहीं, एक दो दफ़ा एक दो ने बोला कि भाई ये हमारे घर पे आओगी तो ये तुम आदमियों वाले लिबास में नहीं आना। फिर आप वैसे हमेशा ऐसे रहती हैं आदमी वाले लिबास में, या कभी तकरीब वगैरह कोई होती है तो हमारे वाले लिबास में जाती नहीं जाती हूँ मैं। अच्छा, बेटी की शादी कर दी? जी हाँ। 2 बच्चे थे ना आपके? मेरे 2 बच्चे। तो बेटी की शादी पे भी यही कपड़े पहने थे? जी हाँ। नहीं कहे? हाँ जी। कोई जरी बरी वाला जोड़ा नहीं पहना? बच्ची की जो सास है ना, उसने पूरा आधा घंटा कमरे में बंद रखा था। क्यों? कपड़े पहनो। मैंने बोला तुम भले मुझे 2 दिन बंद रखोगी, मैंने नहीं पहनने। फिर उन्होंने बोला कि भाई बाहर हार गई मैं। इतने लोग हैं, इतनी आवाम आई हुई है, सारे बाराती हैं। हाँ। तुम पहन लो। मैंने कहा बस पहले तुम लोग करो निकाह। आपको शर्म आती है? अभी आपको आदत नहीं रही? नहीं ना, मैं तो ये अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे तो औरतों में बैठना ही नहीं आता है। तभी तो शुरू हो गई थी आप। मैंने अभी जल्दी से इधर उधर किया कि ये तो कि देखो इंसान ऐसे होता है, मट्टी का बना हुआ, वो जहाँ जैसे वो बैठता है, जैसे रहता है, वो वैसे ही बन जाता है। कहाँ आपके हस्बैंड आपको बुर्का डबल बुर्के में रखते थे, लेकिन हालात ने आपको बस, ये तो है। बहरहाल एक और बहुत एक ऐसी खातून जो बहुत ही बाहिम्मत खातून है, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। हमने अक्सर ये सुना होता है तंदूर तो जी आदमी ही लगाते हैं, आदमियों का ही तंदूर होता है, लेकिन ये तंदूर जिसके बारे में मैं आपको भी पैकेज दिखा रही हूँ, ये फातिमा नाजिश का तंदूर है। ये क्या कहानी है इसके पीछे, आइए मैं आपको बताती हूँ। पैकेज चल के देखिए। औरत जब किसी काम में नाम बनाने की ठान ले तो कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमती है। इसकी बेहतरीन मिसाल फातिमा नामी खातून है जो कराची में अपना एक अदद होटल चला रही हैं। इनका कहना है कि मुश्किल हालात में वो नहीं चाहती थीं कि इस बात का असर उनके बच्चों पर पड़े, लिहाजा उन्होंने बाइज्जत तरीके से रोजगार का जरिया सोचा जिससे वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। जी, तो ये जो तंदूर है ये है फातिमा नाजिश का, और इनसे इनकी जर्नी जानते हैं, सुनते हैं। वो सारी ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं और परेशान हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में ये हो गया, ये हो गया। मेरा ख़्याल से इन सारे लोगों से मिलने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत से ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? जी जी। तो फातिमा, जैसे कि हमने पैकेज में तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें नहीं हम कवर कर सकते, थोड़ी बहुत ही चीज़ें पता चलती हैं। फातिमा जो है वो मुझे लगता है आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, मतलब लाइक कितना पढ़ा हुआ है आपने? इंटर विंटर? जी हाँ जी। अच्छा फातिमा, थोड़ा सा ज़ोर से बोलना होगा ताकि हमारे लोगों को आवाज़ भी तो आए ना आपकी। थोड़ी नर्वसनेस हो रही स्क्रीन पे? नहीं, इससे पहले भी मैं बाकी शो में भी जा चुकी हूँ। बाकी शोज़ में जा चुकी हैं, अच्छा। फातिमा ने कैसे सोचा कि मैं ये काम करना शुरू करूँ? मैं सोचती कुछ नहीं, अचानक होता है। अचानक कैसे हुआ? बस जैसे कि मेरी शादी हुई, अच्छा सही है ना, 18 साल के बाद मैंने अचानक से एक डिसीजन लिया कि मुझे डिवोर्स लेना है। शादी के 18 साल के बाद माशाल्लाह मेरे बेटा 17 साल का है, 3 बेटी है मेरी। हाँ। तो 18 साल के बाद आप ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया कि मुझे डिवोर्स लेना है? बस वो कुछ चीज़ें बहुत सारी जमा हो गई थी। मारना पीटना या मारना पीटना वो सब तो छोटी छोटी चीज़ें, वो तो अल्लाह, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं कहते, वो तो मसला नहीं है। बाकी चीज़ें फिर फजूल, जैसे फजूल की शक करना, किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर उस पर इल्ज़ाम लगा देना कि मैंने मरवाया। अल्लाह, अजीब सी बातें, मतलब बेकार की बातें। हाँ, बस आपका बेसिकली पैमाना लबरेज हो गया था, बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल। तो 18 साल बाद आपने ये फैसला किया कि मैं अलग हो रही हूँ। बिल्कुल। तो जब फैसला बंदा करता है तो थोड़ा पीछे सपोर्ट होती है कि क्या मैं अम्मी अब्बू के घर रहूँगी? कुछ भी नहीं, बस भाइयों के साथ। शाम में एक मसला हुआ, हाँ, उसके बाद सुबह मैंने घर छोड़ दिया बच्चों को लेके। और बच्चे कितने छोटे थे उस वक्त? बच्चे मेरे अभी 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा अरसा नहीं हो रहा। हाँ। बच्चों को लेके आप कहाँ गई फिर? बच्चों को लेकर पहले मैं अपने रिलेटिव के घर आई। हाँ। वहाँ पे मैं 2-3 दिन रुकी क्योंकि मुझे ज़्यादा किसी का रुकना पसंद नहीं है। हाँ। फजूल में कोई बोल दे तो उससे बेहतर है ना कि पहले ही 2-3 दिन वहाँ रुकी। उसके बाद मैंने किराए पे रेंट पे फ्लैट देखा। ओके। फ्लैट देके मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो रेंट कौन देता, कहाँ से? मैं देती, जॉब करती थी मैं, 7 साल मैंने जॉब की। अच्छा, जॉब कर रही थी आप? जी जी। जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी थी
तभी आप जॉब कर रही थी? जी जी। अच्छा, और जब बच्चे छोटे थे तो मैं घर पे स्टिचिंग कर लिया, ब्यूटिशियन का काम कर लिया, जरिए काम, मतलब हमेशा से। फिर उसके बाद फ्लैट पे हम शिफ्ट हो गए बच्चों के साथ। सामान तो हमारे पास था नहीं, हम कपड़े वपड़े लेके भागे थे। हाँ। सही है। और सीन भी बहुत अजीब था। मैं बाइक तो बच्चे सारे ऑटो पे, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं बाइक बदहवास से बिल्कुल। आप बाइक चलाती थी? मैं बाइक, मेरी स्कूटी है, मैं बाइक चलाती हूँ। ओह ग्रेट जी। और वो उस वक्त शादी जब थी तब भी आप बाइक चलाती? जी 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 बिल्कुल। अच्छा। हाँ तो आपने उस वक्त लाइक आप बच्चों को लेके भाग गई थी, अभी डिवोर्स हुई नहीं थी? नहीं, उसके 3-4 महीने के बाद फिर इधर उधर से कॉलें आने शुरू हो गई कि मतलब इधर उधर आएगी, पैर पे गिरेगी आके। क्या क्या? ये मतलब रिश्तेदारों के जा जा के कमेंट्स करना है कि वो तो आएगी, कैसे नहीं आएगी, आगे मेरे पैरों पे गिरेगी। अच्छा। मैंने कहा पैरों पे तो मैं गिरने वाली नहीं हूँ। हाँ। गिराती हूँ। फिर गिरा दिया। कैसे गिराया? बाद में बहुत माफ़ी, बहुत रोना, मैंने कहा नहीं अपनी। हाँ। बस ख़त्म हो। नहीं तो फिर ये आगे कैसे बनी, तंदूर कैसे खोला? आगे ये हुआ कि मैं जॉब करती थी। तो ये काफ़ी टाइम में जॉब की, जॉब करने के बाद फिर उस जॉब के बाद मैं घर पे कपड़े सिलाई करना, स्टिचिंग करना, कुकिंग करना, फूड पांडा में रजिस्टर करवाया हुआ था मैंने। वहाँ से कोई ऑर्डर आ गए, अपने सोसाइटी के ग्रुप में बनाया हुआ था। जी जी, खाना अच्छा पका जी। सोसाइटी के ग्रुप से अगर कोई ऑर्डर आ गए, फ्राइज़ हो गया, कभी जैसे कि बिरयानी हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें, टिक्का बना किसी को ऑर्डर। जी जी। तो मेरा मतलब ऑफिस से आने के बाद ये काम था कि मुझे ये फारिग नहीं बैठना, बस फारिग नहीं बैठ। अच्छा, मुझे फारिग बैठना पसंद भी नहीं है। हाँ। अभी इतनी देर यहाँ बैठी मैं बोर हो गई बिल्कुल बैठे बैठे। बिल्कुल मुझे बोरियत होती है, मुझे कुछ ना कुछ आदत है, हमेशा से आदत है। तो इस तरह से फिर करते करते फिर, लेकिन प्लान था कि मुझे कुछ करना है, मतलब छोटा सा ही हो, कुछ शॉप हो, बिरयानी का स्टॉल हो, लेकिन अपना कुछ करना है। हाँ। तो वो बस ऑफर भी लोगों ने किया कि पार्टनरशिप है, नहीं कहा नहीं पार्टनरशिप है, खुद करना है तो खुद करना है। फिर कैसे किया शुरुआत? फिर जॉब भी मेरी अचानक से फिर चली गई, थोड़ी सी बहस हो गई वहाँ पे। बस मैंने सुबह मैं ऑफिस गई, बस थोड़ी सी वहाँ पे बात अनबन हुई, मैंने कहा वो जॉब भी मैंने वाइंड अप कर दिया। अच्छा। घर भी ख़त्म, जॉब भी ख़त्म, बस बिल्कुल कुछ नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा एक थोड़ा मैंने स्पेस दिया अपने आप को, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं की, बस आराम करी घर पे अपने रूम में, बच्चों को बाहर करके बस रूम में अकेले। उसके बाद फिर शॉप देखा, फिर तंदूर का आइडिया है कि बस ये काम करना। जब ये काम स्टार्ट किया 7-8 महीने हो गए अभी। अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। उसमें सारे सालन जो होते हैं होममेड होते हैं, मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। अभी भी मैं यहाँ पर आई हूँ तो छोटा सा रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ है ये? जी जी। हाँ। आगे काउंटर है, काउंटर में सालन 7-8 तरह के सालन होते हैं। अच्छा। पीछे तंदूर है, साइड में चपाती वाला है। हाँ। और बाकी एक ताफ्तान शील मार का पूरा वो है जी। तो उस तरह काउंटर लगा हुआ हाँ। है। ताफ्तान शील मार को तो कुलचे वगैरह। बैठने की जगह नहीं है, मतलब बैठ के नहीं सिटिंग एरिया नहीं। वहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर शॉप बहुत छोटी है। अच्छा। रेंट ज़्यादा है, शॉप बहुत छोटी है। हाँ। तो आते हैं लोग? हाँ आते हैं। हाँ। अभी भी मैं यहाँ पर आई हूँ तो रात में मैं सोई नहीं हूँ, रात भर बैठ के मैंने सालन बनाए। अल्लाह। 7 बजे मैंने 6-7 सालन तैयार करके बेटी की हैंड ओवर करके मैंने कहा बेटा वर्कर आएंगे। बेटी तो आपकी बहुत छोटी है। बेटी मेरी 13 साल की है। हाँ मैंने देखा है इसमें वीडियो। नहीं वो छोटी है, उससे बड़ी एक है। वो दोनों तो आए हुए, छोटे आए हुए दोनों। अच्छा। वो उससे बड़ी वाली जो है वो आपका नाम सुन के ना निदा यादिर। अच्छा मैं भी जाऊँगी। वो 7 बजे कल सो ही नहीं रहे, ऐसी तैयारी हो रही है। मतलब लग रहा है ईद है, या तो कल ईद है बेटा, या तो तुम्हारे अब्बू की दूसरी शादी है, जब तुम लोग इतने खुश होकर जाग रहे हो। सो ही नहीं रहे, इतना डांट के सुलाया। डिवोर्स हो गई है या के? नहीं डिवोर्स हुए मेरे 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो बस ये था कि आगे पैरों पे गिरेगी। हाँ। ये तो मैं नहीं करूँगी। ये नहीं, अगर आज वो देख रहे हैं तो ये वो सुन रहे होंगे। बस जीना है तो सर उठा के जीना है, गिर के नहीं जीना है। हाँ, इज्जत से जीना, इज्जत से जीना। मतलब एक औरत जो ये कह रही है कि हाँ मार वार तो छोटी चीज़ है, मतलब एक औरत को प्यार से ज़्यादा आई गेस रिस्पेक्ट चाहिए होती, जो इज्जत के सहारे वो सारी ज़िंदगी गुजार सकती है, प्यार के सहारे सारी ज़िंदगी नहीं गुजरती। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ प्यार भी नहीं है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और थोड़े से शुक्रगुजार बन जाइए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हर शख्स को देखना चाहिए, क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क के हैं या जो हालात नौकरियों के और बाकी बिजनेसेस के हैं, उसके बाद डिसहार्ट होकर जो लोग बैठे हुए, ये शो मैंने ख़ास तौर पे उनके लिए पूरा डिज़ाइन किया है और इन सबको यहाँ बुलाया है ताकि ये सब अपनी कहानियाँ सुना के आपको ये बता सकें कि देखिए वक्त और हालात हमेशा एक जैसे
नहीं रहते। बुरा अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी जल्दी चला जाएगा। और यहाँ मेरे पास ऐसे 2 बहन भाई हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, फूड बिज़नेस। मगर इनकी कंडीशन देखने के बाद आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप किसी भी कंडीशन में मेहनत कर सकते हैं। फ़िज़ा एंड अली मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका पैकेज पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगी। नाबीना अफराद की यूं तो अक्सर कई लोग मदद करते नजर आते हैं, लेकिन फिजा और अली नामी भाई बहन की एक जोड़ी ऐसी भी है जो दूसरे कई परेशान हाल लोगों को परेशानियों का सामना करने का रास्ता दिखा रही हैं। इट्स ऑल अबाउट आपकी थॉट्स। आपको अपने आप से जंग जीतनी है और फिर आपने जो है वो दुनिया के साथ कदम मिलाना है। ये दोनों बहन भाई छोटी सी उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को अंधेरे में डूबने नहीं दिया। आप दोनों आला तालीम याफ्ता हैं जो किसी भी किस्म की परेशानी को आसानी से हल करने का हुनर जानते हैं। पेरेंट्स का, बहन भाइयों का ये रोल होना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई भी उनके बहन भाइयों में कमी है तो उस कमी पे फोकस ना करें, जो उनकी सलाहियतें उनको उभारें। जी, तो फ़िज़ा एंड अली मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने के लिए। और बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, फ़िज़ा और अली, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप बचपन से ही बिनाई से महरूम नहीं थे, है ना फ़िज़ा? बिल्कुल, मैं तो आपकी ख़ास फ़ैन हूँ, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। 18 साल की उम्र में फ़िज़ा जो है उनकी बिनाई गई। बिल्कुल। और आपकी बिनाई जो है अली 10 साल की उम्र में? जी, मेरी जो बनाई है वो 10 साल की उम्र में गई थी। तो आप लोगों के यहाँ ये मतलब दोनों बहन भाइयों को ये प्रॉब्लम है या घर में, खानदान में और भी किसी को है ये प्रॉब्लम? मैं आई थिंक खानदान में तो, सॉरी फ़िज़ा से आप पूछ रही हैं? कोई भी, आप दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। चले मैं बता देता हूँ। नहीं, खानदान में किसी को नहीं है। सबसे पहले हम ही दोनों को है। और स्टार्ट इस तरीके से हुआ था कि जब मैं छोटा था जी, तो फैमिली में फील हुआ कि वो सिम्टम्स हैं कुछ ब्लाइंडनेस के ना। अच्छा। तो वी वेंट टू डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने बड़ा रिलैक्स किया इस चीज़ को लेके कि जी ग्रोथ की एज है, कुछ नहीं होता। अच्छा। चश्मे दे दिए, मेडिसिन दे दी, सब ऑल ओके। लेकिन इट डिडंट वर्क। ना चश्मों ने काम किया, ना दवाइयों ने काम किया। और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विजन जो है वो मैंने लॉस की एट द एज ऑफ 10 के बाद आप बिल्कुल भी नहीं देख जी, कम्प्लीटली ब्लाइंड। हाँ। और फ़िज़ा आपने 18 की एज में आपको भी इसी तरह सिम्टम्स आना शुरू हुए थे? अच्छा, मुझे सिम्टम्स ही, मैं पार्शली थी, मतलब इंडिपेंडेंट थी। मुझे किसी भी देखने के फीचर्स जो भी होते हैं उसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतना नज़र आता था। अच्छा। 6x6 नहीं थी, लेकिन इतना नज़र आता था कि मैं अपने सारे काम, अपने टास्क फुलफिल कर सकती थी। अच्छा। लेकिन 18 साल की जब मैं हुई, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स मैंने मतलब काफ़ी पढ़ाई की, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आँखों के आगे में धुंधलापन आ जाता है। अच्छा। तो चेकअप कराया तो डॉक्टर से पूछा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नज़र आना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला हो जाएगा, तो बस वो उन्होंने बोला। और उसके बाद प्रोसेस हुआ 3-4 साल, मुझे फिर भी विजन जाते जाते मेरे 3-4 साल लगे। और वो 3-4 साल आइसोलेशन में, डिप्रेशन में, और क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीज़ों में निकला। और 3-4 साल के बाद फिर अपने आप को एम्पावर किया और सोच दिया कि क्या ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया को भी बताना है कि हम क्या हैं। अच्छा, और मैट्रिक तक तो आपने नॉर्मल पढ़ाई की थी, उसके बाद ब्रेल वगैरह सीखा? अच्छा, मैंने ब्रेल नहीं सीखा। हम लोग ने कंप्यूटर में होता है आपके जो है स्क्रीन रीडर्स होते हैं। अच्छा। जो भी आप लोग देख रहे होते हैं वो मतलब वो स्क्रीन रीडर आपको बता रहा होता है पढ़ के। अच्छा। तो हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच, तो मैंने ब्रेल नहीं सीखी थी क्योंकि एक बहुत एज हो गई थी, तो मुझे ब्रेल सीखने में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो फिर हमने स्क्रीन रीडर के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया है, माशाल्लाह। और इसके अलावा मैं ट्रेनर रही हूँ, लड़कियों को कुकिंग, मेकअप, इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देती रही हूँ। अब करंटली मैं अपना बिजनेस, हम लोग जो फूड का ख़ास फूड्स चला रहे हैं। तो अली और फ़िज़ा, ये कैसे आप लोगों ने आइडिया कैसे आया कि चलो दोनों बहन भाई मिलकर कुकिंग करते हैं? क्या अली और फ़िज़ा के अंदर वो कुकिंग का टैलेंट था? घर में पका पका के सबकी तारीफ़ें वसूल करते थे आप लोग? अच्छा, फ़िज़ा के अंदर तो हमेशा से क्रेज़ था, जैसे कहना चाहिए ना, कुकिंग का, और बहुत पैशनेट थी ये कुकिंग के हवाले से। अच्छा, जो आइडिया इवॉल्व हुआ ना, वो एक्चुअली इवॉल्व ऐसे हुआ कि हमने एक इवेंट किया था
और उस इवेंट का नाम था डाइनिंग इन द डार्क। अच्छा। ठीक है, और वो एक अवेयरनेस रेजिंग इवेंट था पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद ब्लाइंडनेस के बारे से, जिसमें हमने मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स और ज़िंदगी से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया था। उनको एक डार्क एनवायरनमेंट में हम ले गए थे, ब्लाइंड फोल्ड पहना दिए थे और उनको हमने खाना सर्व किया था। ओह माय गॉड। सो वो अवेयरनेस का इवेंट था, और उसकी एक और ख़ास बात ये भी थी कि वो जो खाना बनाया था वो फ़िज़ा ने बनाया था। तो आई थिंक इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक बहुत बड़े ऑडियंस को केटर कर रही थी फ़िज़ा, और उसका जो खाने का रिस्पांस था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो फ़िज़ा क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या बना लेते हैं आप लोग? हम लोग फ्राइड राइस, मंचूरियन, बिरयानी, निहारी, सब कुछ देसी चाइनीज़ सब कुछ बना रहे होते हैं। तो अभी जो फूड बिजनेस है इसका क्या प्रोसीजर होता है? ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, आपके साथ और भी लोग होंगे जो सारे ऑर्डर्स रिसीव करते होंगे, क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, इसका जो प्रोसीजर है अभी क्योंकि थोड़ा ही अरसा हुआ है तो इसलिए मेनली तो इसको मैं और फ़िज़ा देख रहे हैं। फ़िज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किचन वाली सारी जिम्मेदारी, सही। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट तक पहुंचना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू। अच्छा। तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है। अच्छा। और हमारा एक डेडिकेटेड, किस नाम से आपका फेसबुक और? खास फूड्स, KHAASFOODZ। ओके। और इसके अलावा हमारा एक नंबर है 033654542227। ओके। तो वो डेडिकेटेड नंबर है। इन दोनों मीडियम्स के थ्रू हमें लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ। और वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फ़िज़ा वो बनाती हैं। अच्छा। और वो फिर डिलीवर हो जाता है। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। तो फ़िज़ा मुझे भी खाना है आपके हाथ का, कुछ मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आपको पसंद है आप वो बताएं, मैं वो बना के आपकी स्पेशलिटी जो है वो चाइनीज़ है। हाँ, मेरे है ना? फ्राइड राइस बहुत मज़े की बनाती है विद मंचूरियन फ़िज़ा, तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको पसंद है तो आपको वो ज़रूर खिलाएंगे। चलो भाई, तय है, मैंने भी खास फूड्स पे अब ऑर्डर प्लेस करना है और वो प्रॉपर ऑर्डर प्लेस होगा और फिर फ़िज़ा की तरफ से मुझे आएगा फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। देखिए ज़बरदस्त, दुनिया बहुत खूबसूरत है तब भी जब वो आपको नज़र नहीं आती। ये इससे बेहतर बात फ़िज़ा और अली से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें देखी हुई भी है और अभी भी आप इसको लेके चल रही। कभी होता है दिल ऐसा डिप्रेस हो जाता है या कैसी फीलिंग्स होती हैं कभी कभार, जैसे जब आप दिल हारते हैं, जब आप डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे अपने आप को दोबारा खड़ा करते हैं आप दोनों, फ़िज़ा और अली? अच्छा, इसका मैं आपको अगर जवाब दूं तो ये फीलिंग्स, ये मोमेंट्स हमारे ऊपर आए हैं। मैं अगर अपनी बात करूं ना तो जैसे मैंने आपको कहा ना शुरू में कि मुझे डॉक्टर्स कहते थे एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट सून, और उस टाइम पे बहुत से ख्वाब मैंने देख लिए थे, बहुत से गोल सेट कर लिए थे ना। एक छोटा बच्चा है वो 10 साल की उम्र सोचता है कि मैं जब मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी तो मैंने ये भी करना है, मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी तो मैंने वो भी करना है। बट एक दिन जब आपको बताया जाता है ना कि नहीं, आपकी आई साइट ठीक नहीं होनी है, आपको इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो मोमेंट था जो डिफाइनिंग मोमेंट था। बड़ी डिप्रेशन भी आया था, लेकिन मेरे सामने दो ही ऑप्शन थे निदा। ऑप्शन नंबर 1, या तो रो धो के गुजार दूं, अपने आप से सवाल करूं, खुदा से सवाल करूं, सोसाइटी से सवाल करूं, व्हाई मी। ये ऑप्शन नंबर 2 कि जो ख्वाब मैंने सोचे हैं, जो गोल्स मैंने सेट किए, तो व्हाई नॉट अचीविंग देम विदाउट आई साइट। तो बस फिर वो सफ़र शुरू हुआ, अपनी तालीम मुकम्मल की। अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में। माशाल्लाह, माय गॉड। सोशली एक्टिव हुआ और फिर ये सारा सफ़र है। और देखिए, आपको एजुकेशन हर फील्ड में हेल्प करती है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप एजुकेटेड होते हैं और पढ़ाई करते हैं तो मतलब लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हिम्मत भी देती है एजुकेशन। आई थिंक वही बात है कि एक्सपोजर मिलता है एजुकेशन से, आपको रास्ते पता चलते हैं और आपको ज़िंदगी जीने का एक नया जो है वो परसेप्शन चेंज हो जाता है आपका। अब जब अपना तरबियत अपनी पूरी कर लेते हैं, तालीम पूरी कर लेते हैं, तो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ निदा, मैं जब ब्लाइंड हो रहा था ना, इस प्रोसीजर से मैं जब गुजर रहा था, तो मेरे पास ज़ाहिर काफ़ी टाइम था, मेरी होम स्कूलिंग होती थी। तो उस टाइम पे मैं रेडियो सुन रहा होता था, टीवी देख रहा होता था, और उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे जो है ना बड़े होके मास कम्युनिकेशन में पढ़ना है और मुझे टीवी पे भी आना है और मुझे जो है वो रेडियो पे भी आना है। सो आई हैव डन रेडियो, मैंने रेडियो किया है। अच्छा। और टीवी वाला जो शौक है वो अभी पिछले एक महीने। बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको अभी देख रही हूँ, जिस तरह आप बोल रहे हैं, आपके लफ्ज़ों का चुनाव है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बाकी आपने रेडियो किया है, तो असली आपको प्रैक्टिस भी है थोड़ी। सो बस आई होप एंड आई विश के टीवी पे भी उस तरीके से होस्टिंग वाला अपॉर्चुनिटी मिले
तो फिर मज़ा आएंगे। तो फिज़ा, मैं मुंतज़िर हूँ आपके खाने की। मैं फिज़ा आप लोगों को अभी मिलवाना चाहती हूँ, एक और मेरे पास यहाँ गेस्ट मौजूद हैं जिनका ख्वाब जो उन्होंने देखा था शायद वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। और वो अपने घर को, होता है ना कि कुछ लोगों का ख्वाब होता है, जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और उस हिसाब से ही वो बचपन से उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं। बस कुछ भी हो जाए, हम किसी भी तरह, तुम पेट काट के तुम्हें हम ये बना देंगे, वो बना देंगे तुमने। चाहे बच्चे का शौक़ कुछ भी होता है, मगर पेरेंट्स उसको बहुत मेहनत मुशक्क़त से वो बनाना चाहते हैं जिसका ख्वाब वो देखते हैं। एक बाप ने ख्वाब देखा अपने बच्चे के लिए, लेकिन उस बाप का ख्वाब पूरा ना हो सका, मगर वो बच्चा अभी तक हिम्मत नहीं आ रहा है। आइए अब्दुल समद का पैकेज मैं आपसे शेयर करती हूँ। हिम्मत हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अक्सर बेरोजगार लोगों को मायूसी की तस्वीर बना देखा गया है, लेकिन लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर अब्दुल समद आज कामयाबी की राह पर गामजन हैं। अब्दुल समद का कहना है कि उन्होंने 1 साल बगैर किसी नौकरी के गुजारा, जिसके बाद उन्होंने बिरयानी फरोख्त करने का सोचा और उनका ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम समद, आप अब्दुल समद साहब, आप इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की है और अब आपका जो कारोबार है वो बिरयानी से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। तो मुझे ज़रा अपनी जर्नी आप बताएंगे कि इतनी मुश्किल पढ़ाई करने के बाद बिरयानी तो शायद कोई भी बेच सकता है जी, तो ये सफ़र कैसा, ये जर्नी कैसी रही आपकी? जी एक्चुअली रिलेटेड फील्ड्स में जॉब जो है वो वैकेंसीज कम आ रही थी, तो मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो घर का पूरा खर्चा जो है वो मेरे वालिद जो हैं वो उठाते हैं। आपके वालिद क्या करते थे? वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अच्छा। और जिस डिपार्टमेंट में हैं उनके जो बॉस हैं वो इंजीनियर हैं। अच्छा। तो वो उस जगह पे मुझे देखना चाहते थे। मतलब उनका शुरू से ख्वाब था जी, उनका कि मेरा जैसा मेरे बॉस हैं वैसे ही मेरा बेटा भी बने। तो मैंने IR में कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से, तो 2-3 सिर्फ क्लास मैंने अटेंड की और एडमिशन हो गया जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आ जाओ। अच्छे थे पढ़ाई में आप? जी नॉर्मल एवरेज था। अच्छा जी। अच्छा, तो आपके अब्बू ने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लो जी। तो आराम से हो गया था एडमिशन आपका या पैसे जमा करके वो इस तरह एडमिशन? नहीं, आराम से एडमिशन हो गया था। अच्छा जी। और इंजीनियरिंग की मैंने, उसके बाद जो है। कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी आप? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अच्छा जी। फिर तो उसके बाद जो है मैंने जॉब्स के लिए जो सर्च किया तो रिलेटेड फील्ड में जो है ना जॉब्स नहीं आ रही थी, तो मैंने घर पे ही बैठ के फ्रोज़न फूड का काम शुरू किया अपनी वाइफ के साथ। जब आप 1 साल जॉबलेस थे? जी। उस वक्त आपने शुरू किया या 1 साल? उसके दौरान ही, पर बिल्कुल ही थोड़ा टाइम चला क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमने वो किचन, क्योंकि किचन जो है कमर्शियल घर का नहीं हो सकता है इतना जो है ना। हाँ। तो वो हमने बंद कर दिया। फिर जो है थोड़ा टाइम मैंने फूड पेंडर राइडर के तौर पे काम कर लिया। अच्छा। जी। उसके बाद कुछ रकम इकट्ठी करके और कुछ मदद हो गई एक कज़न से। अच्छा। हाँ, उसने कुछ पैसे भी दिए और मेरे अपने भी कुछ थे, जोड़ के मैंने ये मूविंग कार्ड बनाया रिक्शा में। अच्छा। यहाँ कराची से ही बनवाया। तो मुश्किलात ये भी थी कि यहाँ कराची से मैं मूव कैसे करूँगा इसको, तो वो भी एक था मेरा जो रिलेटिव था, उसने वो हेल्प की मुझे। वो खुद रक्षा चलाते हैं, तो वो ये लेके आए उनको। वो रक्षा लेकर आए? वो रक्षा लेकर आए कराची से डायरेक्ट जो है लाड़काना तक। अच्छा। 400-500 किलोमीटर है तकरीबन। अच्छा। जी। तो ये लाड़काना में आपका बिजनेस? जी, लाड़काना में है। अच्छा, और कराची से लाड़काना तक वो रक्षा लेके गए, उस रक्षे को आप लाड़काना के अंदर ही चलाते हैं या एक जगह खड़ा रहता है? जी, मैं पार्क है उसकी पार्किंग में जो मैं खड़ा करता हूँ रिक्शा को। हाँ जी हाँ। और अच्छा, अब अब्बू अभी भी नौकरी करते हैं? जी। अच्छा जी। अब आप जाहिर है घर के हालात की वजह से, फिर कोरोना भी है और इस सारी सिचुएशन की वजह से आपने कफ़ालत करने के लिए अपनी फैमिली की आपने ये राह अख्तियार की। अब्बू का रिएक्शन क्या हुआ? अब्बू ने क्या किस तरह देखा आप? उन्होंने मुझे जब ये रिक्शा में काम शुरू करने वाला था उससे पहले जो है वो बिल्कुल ही जैसे नाराज़ भी थे
और मतलब 0% उन्होंने सपोर्ट की, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं जब तक कमा रहा हूँ, जब तक कोई जॉब नहीं आई है इंजीनियरिंग की कोई तुम्हारी, तो तुम बैठ जाओ घर पे। हाँ। मुझे घर बैठना नहीं था, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं था अपने अब्बू के ऊपर। आपकी वाइफ भी थी, वो भी है, होने वाला बच्चा। जी, वो मेरा बेटा जो है, ये हम 3 लोग जो हैं, एक ज़्यादा खर्चा हो जाता है जी। तो खर्चा मैनेज करने के लिए काम ज़रूरी है। वो हलाल रिज़्क में कोई भी काम हो, कोई भी काम जो है, कोई शर्म नहीं है इसमें। तो मैंने कोई परवाह नहीं की, मैंने स्टार्ट कर लिया। फिर रिश्तेदार वगैरह भी तो थे ना, अच्छे भी होते हैं, थोड़े से ऐसे भी होते हैं, हाँ भाई बड़ा आया इंजीनियर, अब देखो क्या कर, मतलब इस हर तरह के लोग होते हैं। आपको पीछे भी घसीटते हैं, जैसे आपका एक रिश्तेदार, उसने आपको हेल्प भी किया, तो आपके इर्द गिर्द हर तरह के लोग होते हैं। उनका क्या रिएक्शन था? काफ़ी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिली मुझे, पर काफ़ी ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग करके ये अभी बिरयानी बेचना है इसने, और कुछ नहीं करना है इसने। तो इंशाल्लाह मुझे पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू अभी भी करनी है, और मैं तकरीबन लंच टाइम ये काम करता हूँ। अच्छा। और शाम बिरयानी बनाता कौन है? जी, मैं पकवान सेंटर से लेता हूँ। अच्छा। और उसके बाद जो है सेल करता हूँ अलग अलग मुकामात पर, या एक मुकाम फिक्स किया? एक ही जगह फिक्स की हुई है फिलहाल। जी, बहुत सारे लड़कों को हमने अपनी डिग्रियां जो है वो जलाते हुए देखा है बाकायदा। मुझे तो एक कोई बहुत ही डिसहार्टेड कोई बच्चा था, उसने अपनी पूरी डिग्रियां मुझे यहाँ पोस्ट कर दी थी, और उसने पोस्ट करके कहा कि मुझे क्या फ़ायदा, और वो भी कोई छोटे शहर से था वो बच्चा, उसने वहाँ से मुश्किल से पढ़ाई की थी, और मुझे इतना दुख हुआ, और उससे ये कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा क्या, मुझे जब किसान और वही बनना था, तो मुझे इतना क्यों पढ़ाया गया या पढ़ा। तो बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को, मगर देखिए यहाँ पे आपको एक होप नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है, एक किरण नज़र आ रही है कि अभी अगर ये सेटल कर लेंगे अपने आप को, अपने घर के अखराजात पूरे कर लेंगे, तो ये अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगे, ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे, और नौकरियाँ आती जाती रहती, कभी भी इनको मौका मिल सकता है, तो ये एक इनका साइड बिजनेस भी सेट हो जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करती है एजुकेशन कभी ही रायगा नहीं जाती। छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने सारे लोगों से आज मैंने आपको मिलवाया है, और हर एज ग्रुप के लोग मेरे पास इस वक्त यहाँ हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो सबसे नन्हे, सबसे छोटे जो है ना एज के 4 साल के बहुत ही प्यारे से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और ये ख़ास मकसद की वजह से आए हैं इधर। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले इस 4 साल के बच्चे का ये पैकेज देखिए। पाकिस्तान की सोनी धरती पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते आए हैं। ऐसा ही एक नाम बायोनिक हैंड पाकिस्तान का है, जो माजूर अफराद को मसनूई हाथ लगाकर उन्हें एक बार फिर नॉर्मल लोगों की तरह रहने का मौका फराहम कर रहे हैं। हाल ही में इस इदारे ने एक 4 साला बच्चे को मसनूई हाथ लगाया, जो एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक 8 साला बच्चे के ट्रांसप्लांट के साथ दुनिया में मौजूद था। इस इदारे को आलमी शोहरत भी हासिल हुई, और इन्हें पाकिस्तान में भी बहुत इज्जत मिली है। जी, तो ये जो 4 साल के छोटे से बच्चे हैं, इनका नाम है मोहम्मद सिद्दीक, और इनके अब्बू हैं मोहम्मद सादिक। अस्सलाम वालेकुम। और इनको लेकर हमारे पास आए हैं उवैस हुसैन, जो कि पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, जो कि फाउंडर और CEO हैं बायोनिक हैंड, बायोनिक पाकिस्तान ना। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बात नहीं करनी इन्होंने, पश्तो बोलते हैं। हाँ अच्छा, चले मैं आपसे बात करूँगी। इतने छोटे से हैं ये, इतने प्यारे से, 4 साल के माशाल्लाह। 4 साल। आपने माइक यहाँ रखना होगा। 4 साल के अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन कैसे हादसा ये पेश आया कि इनके जो ये दिसंबर 2020 की शाम थी जी, और ये ग्रास कटर के साथ खेल रहा था। ग्रास कटर? हाँ, उसके वो कहाँ था ग्रास कटर? ये घर से बाहर लगा हुआ था। अच्छा। और इसकी अम्मी नमाज पढ़ रही थी। अच्छा। तो वो लाइट नहीं थी और वो ऑन रह गया था। ओके। जब लाइट आ गई तो इसका जो हाथ था वो 4 जगह वो कट गया। ओह माय गॉड।
फिर मैं तो घर पे नहीं था, मेरा भाई और गांव वाले उसके लेके चारसदा हॉस्पिटल, फिर वहाँ से पेशावर हॉस्पिटल। तो पेशावर वालों ने फिर इसकी 27 घंटे सर्जरी करवाई और उसके बाद फिर 3-4 दिन जब बाद होश में आया तो फिर इसकी ज़िंदगी को खतरा था। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम दोबारा सर्जरी करेंगे और इसका क्योंकि अभी ज़िंदगी का सवाल है तो अभी इससे दोबारा हाथ काटना पड़ेगा। तो वो भी टाइम था जो हमारी फैमिली के ऊपर गुजर गया। तो आप लोगों को ये बायोनिक वाले कैसे मिले? आपने इन्हें अप्रोच किया, इन्होंने आपको अप्रोच किया? ये पेशावर में पाटा एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इरफान नाम है, उसने हमें बताया कि कराची में एक कंपनी है जो हाथ लगवाते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी कोशिश की लाहौर में, इस्लामाबाद में। ये बहुत महंगा होता है, आप वो सब अफोर्ड कर सकते थे? नहीं, वो ये तो अफोर्ड हम नहीं कर सकते थे। अल्लाह उसको इसका बदला दे दें। फौजिया ज़ुबैरी नाम है कराची का, जो मोहम्मद की सारी एक्सपेंसेस जितनी भी इसकी थी उसने सपोर्ट की। ये कोई एनजीओ थी या पर्सनल? नहीं, वो पर्सनल वो थी एक फौजिया ज़ुबैरी नाम था। मेरी तो रात को मुलाकात हो गई, पैसे पहले नहीं हुई थी। तो उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं बायोनिक्स टीम का और आप लोगों का कि मतलब इस बच्चे के हौसले के लिए इतना वो आप लोगों ने कर दिया। इसकी अम्मी खुश है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हुआ है? ये अभी दिसंबर में ये हादसा हुआ था। और अभी सितंबर स्टार्ट है। तो उस टाइम तो वो साइकोलॉजिकली वो हो गई थी। अभी इलाज अभी इसका चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये हाथ लगा है तो साइकिल चलाते हुए देख लिया, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो देख लिया। अल्लाह। जब इसकी आस्तीन लटकी हुई थी वो ऊपर हो गया तो देख लिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 95% उसकी भी, क्योंकि हमने पहले जब हम कराची आए थे तो इसकी अम्मी ने कहा था कि इसको मीडिया और इन चीज़ों पे नहीं दिखाना है। लेकिन जब उसको इतनी खुशी मिली कि वो ख़ुद परसों मुझे कह रही थी कि मोहम्मद को जिधर भी लेके जाना लेके जाओ, ताकि जिस तरह हमें तसल्ली मिल गई शायद किसी और माँ बाप को भी मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली, गांव वाले भी आते हैं सारे इनको देखने के लिए कि मोहम्मद दोबारा इंशाल्लाह खेतों में घूम रहा है और जो वो था वो कर रहा है। पहले वाली ज़िंदगी नॉर्मल शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हादसे मुझे आप बताएंगे वैस कि ये हादसे अभी क्या क्या चीज़ें पिक भी कर सकते हैं? हाँ जी। सो मोहम्मद का जो सिलसिला था से था कि दुनिया में आज तक कभी 4 साल का या इस उम्र के बच्चे को कभी छोटे बच्चे का हाथ नहीं लगा, कोई लगाता ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ थोड़ा सा बल्कि मैं आपको दूसरा माइक ये ले लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि एक बच्चे के साथ उसके ब्रेन से सिंक्रोनाइज करना चीज़ों को और उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी दिलाना। तो दुनिया में आज तक जो रिकॉर्ड था दैट वाज फॉर 8 इयर्स और मोहम्मद माशाल्लाह से। और ज़्यादातर दुश्वारी हमें था भाई जब मोहम्मद बिल्कुल भी उर्दू नहीं बोलता था और ये प्योर पश्तो के अंदर बात करता था और हम वेट करते थे। जैसे वेट हमें करना है, हम सेंसर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब मोहम्मद से बात की तो मोहम्मद कहता है बस मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ। अब हम 4 घंटे बैठे हुए हैं, सारी टीम बैठी हुई है कि अब उठेगा तो हम टेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने यूके से उस जो रिगार्ड था उसको लिया और इस अवार्ड को अपने नाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान जो है वो इस एजाज़ को रखता है कि दुनिया में सबसे कम तरीन उम्र बच्चे को जो दिमाग से चलने वाला हाथ है वो लगा है। जबकि यूके में जो कंपनी थी उसको $8.9 मिलियन की ग्रांट मिली हुई है। अच्छा। तो उसने वो जाके ये अचीव किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ऑन आवर ओन विदाउट एनी फंडिंग ये चीज़ अचीव की है। लास्ट आपने ही अप्रिशिएट किया था काफ़ी चीज़ों पे। बिल्कुल। तो ये वही मैं देख रही थी न्यूज़ में कि सबसे छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा। तो मैं आपसे पूछूंगी, माइक सॉरी मैं आपसे पूछूंगी, अब अहमद नाम है ना, मोहम्मद को प्रैक्टिस हो रही है? ग्लास पकड़ लेता है हाथ से, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं वो? हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के जितने भी सारे मतलब कूलर से पानी निकालना भी खुद वो करता है। तो जितनी भी सारे जिस तरह आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, दरख्त से फल वगैरह खुद तोड़ते हैं। अच्छा। तो हैंड पंप से भी खुद वो पानी वगैरह निकालते हैं। इसको तो पता ही नहीं हुआ होगा इसके साथ हुआ क्या है ना। बिल्कुल। तो बहुत छोटा है। बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। और कोशिश भी हम यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में
इसको अच्छी एजुकेशन कराए इंशाल्लाह। और फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितनी आसात इन पे गुजर गए ताकि इसका बदला अल्लाह इनको दे। अच्छा, ये कभी वो चिढ़ता नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे कुछ इस तरह होता है ना, छोटा बच्चा है ना, ये बड़ा थोड़ी है। बस जब तंग हो जाते तो कहते हैं कि दर्द हो रहा है इसको निकाल लेता हूँ लेकिन किसी को भी घर में नहीं देता। अच्छा, देता नहीं, संभाल के खुद संभाल के रखता है। छोटी बहनों के बाल पकड़ता है इससे। वो छोटी बहनों के बाल पकड़ता है इससे। और फिर ये वो जो भाई वाली चीज है बेटा, वो कभी नहीं छोड़ना। ये बाल खींचने वाला एलिमेंट तो रखना हमेशा। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 बहनें ये की है। हाँ। तो उनकी बहुत उम्मीदें इनके साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा, ये एक इकलौता बेटा है आपका? 5 बेटियां, एक बेटा है। अच्छा, अल्लाह ने दिया है। ओके। तो वैसे आप कुछ कहना चाहें तो ये माइक ले लीजिए, करीब करके बोलिएगा। हाँ जी, तो बस यही वाली सारी चीज़ें थी कि मोहम्मद का जो केस था उसकी डिफ़िकल्टी और इसका लेवल इतना ज़्यादा था कि कोई इसके ऊपर करता नहीं है काम। बेसिकली इस एज के ऊपर ना डॉल हैंड्स और इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस की जाती हैं। लेकिन हमने जब कोशिश की, हमने कहा नहीं लेट्स डू इट। तो मैडम फौजी ज़ुबैर से बात की, इरफानुल्लाह ने हमें जो है पेशावर से आइडेंटिफाई किया फाटर डिसेबल वेलफेयर ने, तो उसके तहत बस हमने इसके ऊपर जब वर्किंग शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड सो फार। और कोशिश यही है कि इनकी चीज़ों को मजीद बरकरार रखें क्योंकि ये काफ़ी टफ एक जो चीज़ है और बहुत शरारती है मोहम्मद। वो भाई बच्चे तो शरारती ना हो तो वो बच्चे ही नहीं होते। और पूरे ऑफिस और तमाम टीम का बहुत चाहिए था। हाँ, जबरदस्त। तो ये हर जगह अपने रैबिट्स लेके घूमता है। हाँ, ये रैबिट्स यहाँ पे भी लेकर आया हुआ है। ये कहने लगा मैं अपने खरगोश के बगैर नहीं आने वाला। वो सामने मेरे रखा हुआ है खरगोश, मैं कहा इससे पहले डब्बे से निकलेगा वो खामखाई में मुझे पता चल जाएगा सबको मैं कितनी डरपोक हूँ। अच्छा, मैं एक और यहाँ गेस्ट को दावत देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इदारों ने ऐसा किया। कोरोना की वजह से उनके अंडर जो लोग काम करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, उन्होंने अपनी कंपनी से उन एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया, उनको जॉबलेस कर दिया। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हों, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, बहुत सारे ऐसे इदारे थे। मगर ये जो शख्स जिसको मैं अभी बुलाने जा रही हूँ, मैं इनकी कहानी आपको दिखाना चाहती हूँ, जिनका नाम अब्दुल गनी है। कि इन्होंने जब कोरोना के बाद ये मुश्किलात फेस की तो इन्होंने क्या हल निकाला कि मेरे साथ जो मेरे लेबर है, जो मेरी एम्प्लॉयज़ है, जो मेरे अंडर काम करती है, वो जॉबलेस ना हो। आइए मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ। कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोगों की सेहत के बाद सबसे ज्यादा नुकसान लोगों के कारोबार पर हुआ, लेकिन बहुत से दर्दमंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुश्किल के इन वक्तों में अपने मातहत काम करने वाले लोगों का एहसास किया और उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया। इस बात की ताज़ा मिसाल अब्दुल गनी नामी शख्स है, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन में अपना प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के बावजूद अपने वर्कर्स को अपने साथ रखा और उन्हें रोजी कमाने का नया मौका दिया। आज अब्दुल गनी रिक्शे में चाय बेचने के कामयाब कारोबार का आगाज कर चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बुलाने का मकसद ये है कि ये इंसान अपने दिमाग से सोच के, क्रिएटिविटी होती है ना इंसान की कि कैसे मैंने अपना रिस्क को क्रिएट करना है, तो देने वाली तो ऊपर अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये आपके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी जो कंपनियों से लोगों को जॉबलेस कर देते हैं। बिल्कुल भाई, तनख्वाहें कम कर दो, कुछ ऐसा कर लो जैसे आपने किया। मैं दिखाना चाहूँगी उन लोगों को ये। तो कैसे अब्दुल गनी साहब, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? ये लोडिंग के पर्पज़ के लिए मैंने अपने रिक्शे रखे हुए थे। तो बेसिकली अब कोविड चला, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। आपका काम पहले प्रिंटिंग प्रेस का जी, प्रिंटिंग प्रेस का। तो काफ़ी ज़्यादा ना काम बंद हो गया, बिल्कुल ही काम नहीं था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ही ज़ीरो चल रहा था। तो मेरे वर्कर्स थे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे घर में राशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो इन्होंने मुझसे कहा सर कुछ करें हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें बताएं, हमें घर में खाने को फाके पड़ रहे हैं। तो मेरे पास ये लोडिंग के रिक्शे खड़े थे, मैंने कहा यार कुछ करते हैं इस पे। तो चाय, मैंने सोचा चाय जो रिक्शे होते थे जो आप इधर से उधर से अपना माल पहुंचाना, डिलीवरी कराना। जी, डिलीवरी कराना। तो अब चाय, क्योंकि बेसिकली चाय लवर्स बहुत हैं कराची। मोबाइल अपना बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर। चाय लवर्स कराची में बहुत हैं। जी, बहुत है। तो इस वजह से मैंने कहा चाय का काम करते हैं। चाय के काम में सबसे ज़्यादा है कि जल्दी भी चलेगा और थोड़ा लो बजट भी होता है, फाइनेंस भी कम लगेगा इसमें। तो मैंने इनको फिर चाय का रक्षा लगा के दिया। कॉन्सेप्ट भी इसलिए लाया है कि थोड़ा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। हाँ, इसी वजह से चाय का रक्षा। एग्जैक्टली।
और कितने रक्शे हैं अभी आपके पास? 3 हो गए। पहले हमने एक स्टार्ट किया था, रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पे। अच्छा। फिर उसके बाद 15 से 20 दिन बाद दूसरा हमने स्टार्ट किया खालिद बिन वलीद रोड पे। फिर तीसरा एक सोल्जर बाजार में लगा। तो आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉयज थे? टोटल मेरे पास तकरीबन 10 एम्प्लॉयज थे। अच्छा। जिसमें तो से 10 को किस तरह आपने? 5 मेरे जो हैं बिल्कुल ही परमानेंट एम्प्लॉयज थे, 5 वेजेस वाले थे। अच्छा। तो 5 जो वेजेस वाले थे उनकी वेजेस परमानेंट, तो मेरे अभी दोबारा से काम स्टार्ट हो गया तो मैंने उनको वापस रख दिया अपने प्रेस पे। अच्छा। जो वेजेस वाले हैं उनको मैंने ये सेटअप लगा के दे दिया और मैंने कहा कि आप ये लोग चलाओ। हाँ। और अपनी दिहाड़ियाँ जो वेजेस हैं वो निकालें। सही। और जो भी है अपना घर चलाएं। हाँ। तो ये बेसिकली अब खुश हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उमैर हैं, ये काम करते थे, लोडिंग का ही काम करते थे मेरे पास प्रेस पे। अच्छा। तो उमैर अब चाय खुद ही बनाते हो कि क्या बनवाते हो? खुद ही चाय बना लेता हूँ। कोई कोर्स किया चाय बनाने का? नहीं, कभी पहले से आती थी? पहले कभी बनाया नहीं, वैसे घर में कभी कभी बना लेता था, लेकिन जब काम नहीं था तो परेशानी भी बहुत थी। तो गनी भाई को हमने बोला कि अभी काम भी बंद हो गया प्रेस का, तो आगे अभी कुछ ऐसा काम आप बोलो कि हम थोड़े से आगे बढ़े या कुछ। तो इन्होंने फिर वो रक्शे थे इनके पास, तो वो तो वैसे ही अपने काम पे आ रहे थे, लेकिन फिर काम नहीं था तो इस वजह से फिर अभी वो चाय रक्शे में तब्दील कर लिया। तो एक तो अभी तारिक रोड पे लगाता हूँ वहाँ पे मैं होता हूँ खुद। ये देखिए ना, यहाँ आपको खास तौर पे अब्दुल गनी साहब, ये आपको बुलाने का मकसद यही था, बल्कि आप सब लोग जो यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबको बुलाने का मकसद यही था। बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं, उनको कोई ये कहने वाला नहीं होता कि ये बुरा वक्त गुजर जाएगा या हिम्मत करो। तो फिर हम हैं आपके लिए, अगर आप अकेले भी हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वाकई बुरा वक्त गुजर जाएगा। इस उम्मीद के सहारे अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो वाकई आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। वरना बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, 4-4 साल से घर में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते क्योंकि उनको लगता है वो कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपके अंदर से ये होप्स ख़त्म हो जाती हैं तो बेसिकली उस वक्त फिर आप वाकई अपाहिज हो जाते हैं। वरना यहाँ मिसालें हैं आपको कि अगर आपका बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो नॉर्मल काम करता है, मगर फिर भी आप काम कर सकते हैं। ये हम फ़ैज़ा और अली को देखकर जान सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपकी हिम्मत का कि आप लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो गए, गिर कर फिर खड़े हुए हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस कीमती टाइम में से, क्योंकि ये वाकई आपका बहुत कीमती टाइम है जो जिसमें आपको एक एक मिनट कीमती है, वो कीमती टाइम आपने हमारे नाजरीन के मोटिवेशन के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जी जनाब, यहाँ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगी, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, जाने से पहले, जो हमारी जो रोज़ी नहीं रोजीना आंटी तो हैं, अब तो ये रोज़ी उस्ताद बन गई है ना, तो रोज़ी उस्ताद हमारे लिए भाई पेंटिंग करी हैं। वो पेंटिंग हम अपने सेट वेट पे कहीं लगाएंगे, ज़रूर ये यादगार रहेगा कि रोज़ी आंटी आई। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, जाने से पहले ज़रा, जैसे इश्तिहार प्रोग्राम के बीच में आते हैं तो इश्तिहार प्रोग्राम के एंड में भी आते हैं, और वो ये हैं कि जोमो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर है, जहाँ 40+ ब्रांड्स अंडर वन रूफ हैं। 500 से ज़ायद प्रोडक्ट्स, एपरल्स, फुटवेयर्स, एक्टिववेयर्स और बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जोमो आपके लिए टॉप एंड लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स दोनों चीज़ें अंडर वन रूफ लेकर आया है। एपरल ब्रांड्स में जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सफ़ायर है, लाइमलाइट है, निशात है, और फुटवेयर ब्रांड्स में हश पपीज़, ECS एंड लार्क एंड फिंच है। एक्टिव वेयर ब्रांड्स हैं इनकी जी, नाइके है, एडिडास है, अंडर आर्मर है, और बहुत सारी और ब्रांड्स शामिल हैं। फास्टेस्ट और सबसे कन्वीनियंट डिलीवरी आपको जोमो फराहम करता है। जोमो पूरे मुल्क में फ्री डिलीवरी देता है। लाहौर के अंदर तो 24 घंटे के अंदर ही डिलीवरी हो जाती है, और जो बाकी और बड़े शहर हैं वहाँ 48 आवर्स लगते हैं आपकी चीज़ पहुँचने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके तय करदा टाइम, यानी आपसे पूछ के कन्वीनियंट टाइम जो है, जो इस वक्त, इस दिन, इस घंटे आप घर पे होंगे, तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से डिलीवरी टाइम फिक्स करता है और आपको आपकी पसंदीदा चूज़ की हुई चीज़ पहुंचाता है। ट्राई बिफोर यू बाय, ये भी एक ख़ास वो कहते हैं ना कि इसका एक पहलू है कि आप अब जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है उसको आप मंगवा के ट्राई करते हैं। पसंद नहीं आई, कलर पसंद नहीं आया, साइज़
पे प्रॉब्लम है, आप उसी वक्त वापस कर सकते हैं। आपको जोमो जो है ये फैसिलिटी फराम कर रहा है कि राइडर आपका वेट करता है, आप उसको देखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये वाली जूती जो है ये मेरे पाँव में कौन से नंबर की आएगी, तो आपको दोनों साइजेस 19-20 दोनों साइजेस जो होते हैं वो एक साथ लेकर राइडर खड़ा होता है और आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी और किसी ब्रांड में नहीं, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप राइडर के हाथ उसे वापस भेज सकते हैं। रिफ़ंड भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। जोमो की तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री पॉलिसी है, एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी। आप सिर्फ जोमो को कॉल कीजिए और अगले 48 घंटे में आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज कर दिया जाएगा या रिफ़ंड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप अपने जो कहते हैं कि ऑनलाइन डिलीवर करा सकते हैं इन सारी ब्रांड्स को। अपने यूज़र्स के लिए बेस्ट ब्रांड और प्रोडक्ट जो कि 100% गारंटी ऑफ़र करता है कि ये ऑथेंटिक है। ये कोई वो कहते हैं ना, अक्सर हो जाता है कि वो गलत कॉपी आ जाती है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप जोमो ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज हमने एक साथ यहाँ 2.5 घंटे गुजारे। अब मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगी और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वाकई ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह।